अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। जी हम कुछ देर तक स्टार्ट करें। लैब नंबर 3 को करेंगे डिस्कस। मेरे पास 19 की स्ट्रेंथ है और अभी 12 लोगों ने ज्वाइन किया। आप भी पार्टिसिपेंट लिस्ट को देख सकते हैं, तो जो आपके फ्रेंड्स वगैरह ने नहीं किया ज्वाइन, उनको टेक्स्ट कर दें कि आप वो लोग जो है वो मीटिंग को ज्वाइन कर लें। ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे अटेंडेंस जो है उसमें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी है, तो इट्स बेटर कि कोई अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट हो तो हमें जो लेक्चर वगैरह वो प्रॉपरली लेने चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस करूँगा कि थ्योरी में आप लोगों ने सो फॉर क्या किया हुआ स्टडी वगैरह अभी तक, जो कंट्रोल थ्योरी में आप लोग पढ़ रहे हैं। अभी तक तो हमने कंट्रोल मॉडल्स पढ़े, मॉडलिंग देख ली कैसे करते हैं, अगर उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा ऊंचा बोलें ज़रा, ये जो भी है। जी जी, सर अब ठीक आ रही है? आवाज़ बहुत कम है आपकी, पता नहीं है बाकियों को भी उतनी कम आ रही है या नहीं। बता रहा हूँ चलें कोई और बंदा कि बता दे। कंट्रोलिंग मॉडल्स हाँ, पढ़े अभी तक कि किस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करना है मॉडलिंग के दौरान। किस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करना मॉडलिंग के दौरान, क्या मतलब? वो तो ठीक है, मुझे समझ आ रही, लेकिन क्या को ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना सीखा है कोई? क्या क्या काम क्या कर रहे हैं? ये तो बहुत एक जेनेरिक सी अजीब सी चीज़ है। नहीं सर, अभी ट्रांसफर फंक्शंस तक नहीं पहुंचे, लेकिन अभी हम उसके ना जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है ना उसको एनालाइज कर रहे हैं, सिस्टम को कैसे हम इसको बनाएंगे। पूरा ट्रांसफर फंक्शन ऐसा स्टार्ट नहीं किया हमने। ठीक है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखा, और टाइम से एस डोमेन में कोई एक टेबल होगा जिसमें कुछ 4-5 फंक्शंस ये हैं कि अगर सेल टाइम क्लास से एस हमने पढ़ डोमेन में ली हैं। है। अच्छा, ठीक है, राइट। और नॉर्मली कोई भी अगर इक्वेशन हो तो वो फिर आपके पास डिफरेंशियल की फॉर्म में आपको दी होती है, बेसिकली टाइम डोमेन में होती है ना, और आप टाइम डोमेन के अंदर जो है वो डिफरेंशियल्स को डील कर रहे थे। चलिए अटेंडेंस को मार्क कर लेते हैं और फिर स्टार्ट ज़रा लेते हैं। एस एन फयाज, एस एन फयाज इज एब्सेंट। एस एन इस्लाम, एस एन इस्लाम भी नहीं, ओके जी। अली ज़ेबराना, यस सर। ठीक। अलीज़ा असद, अलीज़ा असद नहीं है। ओन सादात, ओन सादात भी नहीं है। वैस मुनीर, Present, sir. दानिश कुदरतुल्लाह, हाफिज़ आदिल मसूद, इब्तिसाम अजीज़, Yes, sir. ठीक है जी। मुगीस, Present. आकिब रियाज, प्रेजेंट सर। असद मेहदी, ठीक है। मोहम्मद दाऊद मंसूर, यस सर, प्रेजेंट। ठीक है। दाऊद रेगुलर है ना आगे। आप कोई थ्योरी भी शायद पढ़ रहे हैं लैब के अलावा? जी सर। हाँ, उसमें भी सेम सिचुएशन है। आपको मेल्स वगैरह भी की बस समझ जाए, ठीक है। और मोहम्मद फ़ारूक, यस सर। ठीक है। मोहम्मद तलहा रियाज, प्रेजेंट सर। मुज़म्मिल इरफान, Present, sir. शाहज़ेब बिन जावेद, शहबाज बिन जावेद, सॉरी, यस सर। शहबाज बिन जावेद, ठीक है। यस सर। जैन आबिद, ओके। Yes, sir. जैन आबिद, ठीक। Yes, sir. जुलेखा नवीद, Present. ठीक।
अभी ऑन सदात ने ज्वाइन किया। सर मैंने अभी ज्वाइन किया सर। ठीक है, मैक्सिमम 8:15 से लेट ना आया करें। वैसे 8 बजे तो ये 10-15 मिनट का गैप एक रीजनेबल गैप है, विद इन दैट अकोमोडेट ओके करने सर। की कोशिश करें। सदमती की ओके सर। लगी हुई अटेंडेंस। चलें जी, दैट्स ऑल अबाउट अटेंडेंस। और एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर मेरी अटेंडेंस हो गई है, मैं वो बोल नहीं पाया था, मेरे ख्याल में आवाज़ नहीं थी मेरी। होगी है। ओके सर। आवाज़ नहीं है यहाँ, शायद आप नहीं दो सर, मैंने जगह बोला से था, ज्वाइन मैंने थे मुझे तो लगा ज़्यादा शायद इफेक्ट आ आपको रहा आ था। रही है। माइक ऑन हुआ था आप तो अब मुझे आइडिया हो गया था, लेकिन नो इशू। सो लैब नंबर 3 पे मैं और लैब नंबर 3 पे लिखा हुआ है जी, डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडलिंग एंड एनालिसिस ऑफ डीसी मोटर्स। अच्छा, बीइंग अ स्टूडेंट आपका ये हैबिट होनी चाहिए कि जब आप किसी चीज़ कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके चीज़ वगैरह को उसके उस तरह की चीज़ों को एनालाइज करें, और वही बेसिकली सारी चीज़ों को समराइज़ कर रहा होता है, और ये एक बड़ा अच्छा वे है किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करने का। सो थोड़ा सा हम इसके टाइटल के ऊपर फोकस करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडलिंग। ठीक है, ये आकब रियाज को कमेंट कर रहा था कि हम देख रहे हैं कि सिस्टम को मॉडल किस तरह से करना है, ये सेंस में इन्होंने कमेंट किया। और ये टेक्निकल लोग ये समझ सकते हैं कि पहले को स्केच था, फिर मॉडलिंग, फिर इक्वेशन लिखी। नॉन टेक्निकल वे में ये जो स्टूडेंट अभी जिसने सर्च नहीं किया, या जो बिगनिंग एक लेवल पे है, उसको नहीं समझ आनी कि ये क्या बात करें मॉडलिंग वगैरह की। तो जिसने कोई लेक्चर ठीक से लिया या उसको थोड़ा सा रीड आउट किया, वो एलिजिबल होगा इस वर्ड को सुनने। सो हमारे पास रफ वे में एक स्केच होता है किसी भी चीज़ का, वो आपने यकीनन चैप्टर नंबर 1 में देखा होगा, माइट बी एंटीना एक बना होगा। कोई था ऐसा कोई स्केच, रियल लाइफ वर्ड स्केच नज़र आ रहा हो, सर्किट से हट के एक जैसे तस्वीर सी बनी होती किसी चीज़ की। हाँ जी, आप लोगों से मुखातब सभी से। यस चैप्टर सर। 1 को कोई नज़र आई वो उसमें ऐसी कोई चीज़? जी जी यस सर, वो एजीमुथ एंगल, वो एंटीना सिस्टम। ठीक है, वो एक एंटीना था। लाइकवाइज जैसे आपके पास एक डिश एंटीना होता है या कोई भी एक सर्कुलर वे में, तो आपको ऐसे महसूस हो रहा होगा जैसे आप एक टीवी की वो डिश देखते हैं ना, तो आप उसको घुमा रहे हैं किसी एक सर्टन एंगल पे, तो वो आपके पास एक एंटीना था जिसको आप एक सर्टन एंगल पे घुमा रहे हैं, और इनपुट पे आप थीटा आई वगैरह ले रहे होंगे, कितने एंगल पे घुमा दो आप वो वैल्यू जो है वो एंटर करते हैं, और वो ऑटोमेटिकली आपको मैकेनिकली जाके ऊपर उसको घुमाना नहीं पड़ता हाथ से या। ठीक है, तो वो खुद से अपनी रोटेशन उस एंगल पे सेट कर लेता है। जैसे होते, अगर किसी ने देखा हो या रूरल एरियाज़ में जाने के इत्तेफाक हो, तो एंटीना छत के ऊपर होता था, उसकी सर्टन डायरेक्शन को सेट किया जाता था। ठीक है, और फिर एक आवाज़ आती थी कि जो कि आप सिग्नल आ रहे हैं या पिक्चर ठीक आ रही सम हो। सो आपको मैनुअली कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, वो आप। और उसके साथ अगर आप देखें उसकी ब्लॉक डायग्राम भी थी, नहीं भी देखा तो आज जाके देखिएगा ज़रा, ये जो बातें हम कर रहे हैं, ब्लॉक डायग्राम बनी हुई थी। फिर उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसफ़र फंक्शंस कुछ चीज़ों के लिखे हुए थे, गियर बॉक्स बीच में था जो कि आप अभी चैप्टर 2 में देखेंगे, और मोटर वगैरह भी यकीनन ऑब्वियसली उसमें लगी हुई है, और कुछ इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट्स थे। तो एक वो पूरा एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम बन रहा था, और आप उस सारे को एनालाइज कर रहे थे, आप अपनी एक डिज़ायर एंगल सेट कर रहे थे। तो खैर, मॉडलिंग के अंदर इन्होंने भी कहा कि हम डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, तो आप सबको उसका आइडिया होगा कि किस तरह से आप टाइम डोमेन के अंदर चीज़ें लिखते हैं, और वो डेरिवेटिव्स की फॉर्म में होती है। और आपने आई होप सो कि इस पर पूरा एक कोर्स भी पढ़ा, डिफरेंशियल इक्वेशंस के मैथमेटिकल कोर्स पढ़ चुके हैं। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। सो आप डेरिवेटिव, फिर आप उसको लैप्लेस
ट्रांसफॉर्म उसकी कर रहे हैं, उस डोमेन में लेके जाना चाह रहे हैं, तो आपके चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक दो पैराग्राफ्स के अंदर बड़ी डिटेल में उसने बताया कि हम लैप्लास डोमेन में क्यों आ रहे हैं, और वो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। न्यूमेरिकल से हट के कुछ चीज़ें होती हैं जिसका इल्म होना बहुत ज़रूरी है, तो आप उसको रीड आउट करें कि हम क्यों एस डोमेन को स्टडी करें। एक टाइम डोमेन है हमारे पास और अभी हम एस डोमेन में स्टडी करें, तो वो फिर आपको एडवांटेजेस बताएगा जो कि विद द माइट भी अभी आपको समझना है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम में आपको आइडिया होगा कि वो आपको स्टेबिलिटी का बता रहे हैं। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 6 में हम आप लोग उसको स्टडी करेंगे, वो आपको ट्रांजिएंट रिस्पांस का बता रहे हैं जो आप चैप्टर नंबर 4 में स्टडी करेंगे। अभी इस लैब में भी उस पर कुछ बात होगी थोड़ी सी। ठीक है, और वो आपको स्टडी स्टेट एरर का बताएगा, वो आप चैप्टर नंबर 7 में अपने थ्योरी के में पढ़ेंगे। सो कुछ चीज़ें होंगी जिसका आपको उस वक्त अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा, लेकिन काफ़ी हद तक एक सेंस डेवलप होगी कि हम ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ पर्पज़ ये नहीं है, न्यूमेरिकल वगैरह नहीं होते, सही जो कॉन्सेप्ट होता है वो थ्योरी ही बिल्डअप करती है। ठीक है, सो डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडलिंग जो हम कर रहे हैं वो किस चीज़ की कर रहे हैं, एक तो मॉडलिंग कर रहे हैं और एक एनालिसिस कर रहे हैं, किस चीज़ का देखिए जरा यहाँ। डीसी स्पीड, मोटर स्पीड का। डिफरेंशियल हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिख ली, मॉडलिंग कर ली हमने, और जब मॉडलिंग हो जाएगी तो फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, और जब एनालाइज किस चीज़ को हम कर रहे हैं, डीसी मोटर की स्पीड को। यहाँ पर हमारा सिस्टम कौन सा है, कौन से सिस्टम को हम स्टडी करें, सर डीसी मोटर। डीसी मोटर, डीसी मोटर हमारा सिस्टम। ठीक, क्या हमारा सिस्टम है जी, डीसी मोटर। ठीक है, और जब आप किसी चीज़ को डिफ़ाइन कर लेते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर कुछ चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर आप एनालिसिस शुरू कर देते हैं, और एनालिसिस के बाद आप उसका डिज़ाइन करने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है, और एट द एंड आप देखेंगे आप डिज़ाइनिंग की तरफ भी जाएंगे, एंड वाले चैप्टर्स के अंदर कंट्रोलर वगैरह, पीआईडी कंट्रोलर वगैरह डिज़ाइन करेंगे। सो हमने डीसी मोटर को उसका डेफिनेट सी बात है ट्रांसफ़र फंक्शन देखेंगे और उसको हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, और जैसे आप मॉडलिंग करते हैं थोड़ा सा टच आपको मॉडलिंग का भी बीच में आएगा टू सम एक्सटेंट। ये डीसी मोटर आपका चैप्टर नंबर 2 के अंदर इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम है। कौन सा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। अभी जो आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं या डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, माइट भी वहाँ पर आपने कोई रजिस्टर, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक सर्किट को देख लिया, सर्किट के ऊपर सर्किट के डिफरेंशियल इक्वेशन या किसी चीज़ की लिखना, कोई यस सर, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगे हों। देखिए सर ये चीज़। ठीक है, सो आउटपुट के ऊपर आप कोई जो चीज़ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, सपोज सर्किट एनालिसिस भी किया, तो मैं आपको कहता हूँ कि कैपेसिटर वाली साइड आपकी आउटपुट है, या जो आपका लोड लगा हुआ वो दैट इज़ योर आउटपुट। तो आप ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करना, तो जब आपने मुझे एक आउटपुट डिफाइन कर दी तो मैं उस आउटपुट को कैलकुलेट कर लूँगा, और इनपुट साइड पे आपको पता है वोल्टेज या वोल्टेज सोर्स वगैरह अक्सर आपने लगाया होता है। ठीक है, सो आउटपुट ओवर इनपुट अगर आप कर दें तो आपको उसका ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट हो जाएगा, और उससे पहले आप केवीएल केसीएल वगैरह लगा रहे होते हैं, ऐसे ही है, लूप वगैरह को लगाया यस सर, तभी आप इक्वेशन लिखने के काबिल होते हैं। तो इसी तरह आप आगे जाके स्टडी करेंगे, आगे मैकेनिकल सिस्टम भी आएंगे। ठीक है, और इसी तरह जब थोड़ा फर्दर आप आगे चलेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम होंगे कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का मिक्सचर, लाइक वाइज अ मोटर ना। सो मोटर जो है वो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम है। इसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल है आपके चैप्टर नंबर 2 में, और उसको आप रीड आउट कर सकते हैं। सो हमने डीसी मोटर की स्पीड को एनालाइज करना। ठीक है, मेरे ख्याल से ये एक इनफ डिस्क्रिप्शन है कि हम करना क्या चाह रहे हैं, पर्पज़ क्या है। जब चीज़ें क्लियर हों तो फिर आगे बहुत आसान होता है मूव करना। सो हमें वो कह रहा है कि आप ये कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, इसको सारे ज़रा रीड आउट करें। इन समरी फॉर अ यूनिट स्टेप कमांड इन मोटर स्पीड द कंट्रोल सिस्टम आउटपुट शुड मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। इसको जो है वो सारे स्टार्ट करें, इन समरी से पढ़ना शुरू करें। ठीक है, क्या लिखा हुआ इसमें, इस पे मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछने हैं कि उसने कहा कि फॉलोइंग रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, और नीचे 3 रिक्वायरमेंट दी हुई है।
जी हाँ जी, 1 by 1 पूछते। एहसन फयाज, आप बताएं ज़रा क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, ये जब लैब करनी है हमने, क्या चाह रहे हैं हम लोग? एहसन फयाज नहीं है मौजूद? ये भी लैब के बाद मुझे बताएगा कि क्या इशू है, क्यों इसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। ठीक है, इसको बता दीजिएगा ज़रा। अच्छा जी, अली ज़ेब आप बताएं क्या रिक्वायरमेंट है आपकी 3 जो आप पूरी करना चाह रहे हैं? बाकियों को आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। सर यस सर आ रही है। जी अली ज़ेब। सर बेसिकली हम इसमें सर डीसी मोटर का सर बिहेवियर देखना चाहते हैं कि वो कैसे हमें रोटेटरी मोशन प्रोड्यूस करती है, और उसके थ्रू हम सर ड्रम्स और केबल के उसके आगे अटैच करेंगे तो हमारे ट्रांसलेशन मोशन का सर देखेंगे। डीसी मोटर का सर बिहेवियर देखना चाहते हैं हम इसमें। अभी आपके सामने मैनुअल नज़र आ रहा है? यस सर। ये 3 पॉइंट्स रीड आउट करने हैं। आप इन जनरल बता दिया, आप मेरे इंस्ट्रक्शन पहले नहीं सुन रहे थे? मेरे सामने सर मैनुअल पॉइंट आ ही नहीं रहे सर कहीं भी। ये आप लोगों के सामने मैनुअल नज़र आ रहा है इन समरी फॉर यूनिट स्टेप? यस सर जी सर यस यस सर। सर आ रहा है। यस सर। सर मेरे सामने चलें वो नहीं आप शो हो रहा। चलें आपको ज़रा दोबारा लेते हैं, बाद में आपसे कमेंट लेते हैं। आप अपना ज़रा दे, असल में आप कोई और काम कर रहे थे तो अचानक से पहुँचे हैं तो जल्दी में थोड़ा ऐसे हो जाता है, तो आप गौर से ज़रा देख लें कि आप बाकियों को जो नज़र आ रहा है वो मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। इतनी देर में किसी और से पूछा। जी ऑन सदात, क्या हम करना चाह रहे हैं? जी जी सामने कुछ सर नज़र आ रहा यही है। मतलब फर्स्ट तो ये है कि मतलब सेटिंग टाइम उसका जी जो है वो 2 सेकंड से कम हो, और उसका जो स्टेडी स्टेट एरर है वो 1% से कम होना चाहिए, एंड ओवरशूट इज लेस देन 5% सर। ठीक है। और जी इसमें इब्तिसाम अजीज़, यस सर। जी क्या चाह रहे हैं हम यहाँ पे, क्या करना चाह रहे हैं? सर जो इसका सेटलिंग टाइम है लेस देन होगा 2 सेकंड से सर। ओवरशूट लेस देन होगा सर 5%, और स्टेडली स्टेट एरर लेस देन होगा सर 1%। ये किस चीज़ का आप सेटलिंग टाइम और ओवरशूट और स्टेडी स्टेट एरर इस तरह करना चाह रहे हैं? सर ये कमांड मोटर स्पीड का सर। मोटर जो है उसकी स्पीड से रिलेटेड, मोटर की जो आउटपुट है उससे रिलेटेड ये आप चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, यस और सर। कुछ लोग नीचे से देखते हैं। हाँ जी जुलेखा, आपने ये 3 पॉइंट पढ़ लिए हैं? यस सर। तो ये क्या कह रहे हैं 3 पॉइंट? सर ये सेटलिंग टाइम लेस देन 2 सेकंड्स है, ओवरशूट लेस देन 5% एंड स्टेडी स्टेट एरर लेस देन 1%। ठीक, तल्ला रियाज ऐसे ही है? ये क्या जी चीज़ सर। बातें हम कर रहे हैं? हाँ, यस सर, अगर हम बताएं। कोई भी यूनिट स्टेप कमांड एक मोटर को देंगे तो उसके जो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कंट्रोल सिस्टम के जो आउटपुट की, उसमें ये 3 रिक्वायरमेंट्स हमें दी हैं। जो सेटलिंग टाइम है वो लेस देन 2 सेकंड होना चाहिए, उसका ओवरशूट जो है वो लेस देन 5% होना चाहिए, और स्टेडी स्टेट एरर जो है वो लेस देन 1% होना चाहिए। ये दाऊद रिक्वायरमेंट मंसूर, हमें देते हैं। दाऊद हैं मौजूद? जी सर। हाँ जी, दाऊद बताएं क्या हम करना चाह रहे हैं? सर हम एक डीसी मोटर का एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो आउटपुट आएगा उसका रिक्वायरमेंट्स ही होनी चाहिए। सेटलिंग टाइम लेस देन 2 सेकंड, ओवरशूट 5% से लेस होना चाहिए, स्टेडी स्टेट एरर जो है 1% से लेस होना चाहिए। अच्छा जी, हम मोटर को एक चीज़ लिखी हुई कि इन समरी फॉर यूनिट स्टेप कमांड इन मोटर स्पीड, आप क्या करें कि आप एक यूनिट स्टेप इनपुट दे रहे हैं, ठीक है? और यूनिट स्टेप इनपुट का मतलब होता है कि आप 1 वैल्यू सेट करने की कोशिश करें और उसके अकॉर्डिंगली आपने देखना है कि जो मोटर की स्पीड है वो 1 को अचीव करती है या नहीं करती। जितना ऊपर नीचे होगी वो आपको एरर्स आ जाएंगे। 1 आप वैल्यू अगर चाह रहे हैं तो 1 से किस तरह से वो 1 से ऊपर वैल्यू आपकी निकल रही है, मैक्सिमम की तरफ जा रही है रेदर देन 1 से ऊपर जा रही है। वो ओवरशूट का भी अभी हम फॉर्मूला मैं आपको एक दिखाऊंगा।
कोर्स आपकी जो बुक है उसको ओपन करके। इसी तरह सेटलिंग टाइम है कि कितने टाइम में आपका जो आउटपुट है, आपका जो सिस्टम का रिस्पांस है, जब मोटर को आप यूनिट स्टेप इनपुट देंगे और मोटर जो आउटपुट आपको देगी वो क्या विद इन 2 सेकेंड सेटल होती है या नहीं होती। तो ये जो वर्ड लिखे हुए हैं सेटलिंग टाइम, ओवरशूट, स्टेडी स्टेट एरर, इनके पहले डेफिनेशंस का या इनका कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है, फिर ये हमें पता चल सकता है कि ये 2 सेकेंड्स के अंदर हम कैसे उसको ला सकते हैं, 5% के अंदर हम ओवरशूट को कैसे ला सकते हैं, लेस देन 1% स्टेडी स्टेट एरर कैसे ला सकते हैं। और जब हमारे सामने एक ग्राफ बन जाता है या कोई रिज़ल्ट आ जाता है न्यूमेरिकली, तो फिर हम उसको गो थ्रू करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, क्या वाकई हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हुई है, नहीं हुई, किस तरह बेहतरी लाई जाए। ये सम हाउ एनालिसिस के अंदर आ रहा होता है और वो आपका टाइटल भी वही है। अब आपको एक चीज़ दिखाते हैं कि मोटर की एक रफ सी एक पिक्चर उसने बताई हुई है हमें, और ऊपर उसने लिखा हुआ फिज़िकल सेटअप ना, जिसको मोटर आपने मशीन की लैब में देखी भी होगी, ठीक है। वो आपके पास एक रफ सा स्केच होता है, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करते हैं, फिर आपने फर्दर इलेक्ट्रिकल मशीन्स के कोर्स में मोटर को स्टडी करने की भी कोशिश की होगी। ये मोटर की कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये बीच में कोई अल्फाज वगैरह को मिलते जुलते नज़र आ रहे हैं उससे? जी सर, Yes, ये sir. यस सर। सेपरेट मोटर जी मोटर का सर। यस सब्जेक्ट सर, डीसी मोटर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो है ना उससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये अब मोटर के कंपोनेंट्स हैं, को आर्मेचर की बात हो रही है, ठीक है, को माइट भी फील्ड वाइंडिंग की बात हो रही हो, को माइट भी रोटर की बात हो रही हो, ठीक है। और मोटर के केस में आउटपुट आपके पास क्या चीज़ होती है, इनपुट क्या देते हैं मोटर को? सर इनपुट सर देते हैं वोल्टेज, टोटल पावर कोई भी जनरेट। वोल्टेज अप्लाई कर देंगे इनपुट के ऊपर, ठीक है, और इनपुट जितनी में आप क्या रोटेशन कहते होगी हैं वो ना, हमारी आउटपुट होगी। तो मैंने आपके सामने एक चीज़ हाईलाइट कर दी, इनपुट, ठीक है जी। इनपुट आपके सामने नज़र आ गई, कौन सी है जी इनपुट? वोल्टेज सोर्स, ठीक है। वोल्टेज सोर्स। और आउटपुट मोटर में किस चीज़ क्या होती है हमारे पास? सर स्पीड मैकेनिकल सर, रोटेशन। रोटेशन स्पीड सर, जितनी रोटेशन होगी। मैकेनिकल कोई कंपोनेंट जो है उसको हम आउटपुट के तौर पे ले रहे होते हैं, और अमूमन हम स्पीड को कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है जी। और वो अपने टैकोमीटर के थ्रू डिफरेंट मोटर्स के ऊपर एट दी एंड स्पीड को कैलकुलेट किया और उनका बिहेवियर देखा, किसी की कांस्टेंट स्पीड थी, किसी की लोड से वेरी कर रही थी, समहाउ कुछ ना कुछ आप लैब्स के अंदर एनालाइज करते हैं स्टॉक स्पीड कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यस ठीक सर। है। सो आउटपुट क्या है? रोटेशनल स्पीड ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। अच्छा, मैंने ये चीज़ हाईलाइट की, आप सबके सामने नज़र आ रही होगी, वाइल आउटपुट इज़ द रोटेशनल स्पीड ऑफ द शाफ्ट। तो क्या आगे कुछ लिखा हुआ है? स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है जी? सर डिस्प्लेसमेंट ओवर फिजिक्स टाइम। फिजिक्स के अंदर पढ़ा है, ठीक है। तो ऐसा होती है। स्पीड को, हाँ जी, क्या कहते हैं हम जी? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अच्छा, और जी कोई बताएं? चलें जी, स्पीड जो है वो, अब दोनों बातें मैं दोनों पार्टीज़ को खुश करता हूँ। स्पीड को डिस्टेंस बाय टाइम कह लेते हैं, और जो इसी चीज़ की डायरेक्शनल जो चीज़ होती है वेलोसिटी, उसको हम डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम कह लेते हैं। सो अगर हम समराइज़ करें, क्योंकि अभी हमें फ़िज़िक्स का एज इट इज़ पेपर तो नहीं आना, तो कॉन्सेप्ट ये है कि वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट को ले लेते हैं और स्पीड में हम डिस्टेंस को ले लेते हैं। तो इन शॉर्ट चलें बिल्कुल एक रफ से वे में अगर बात करें, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इस चीज़ को आप देख रहे हैं, क्या ख्याल है, ऐसा ही है? यस सर। Yes, sir. बिल्कुल सर। ओके जी। अच्छा, जब आप इन चीज़ों को देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी मोटर का जो रूटर है वो किस तरह आप उसको मेजर करते हैं कि 1 किलोमीटर रूटर चल गया, उसने 1 किलोमीटर का फासला तय कर लिया, 2 किलोमीटर चल गया, या कुछ और आप ऑब्जर्वेशन कर रहे थे? तो ये चूंकि सर सर्कुलर है तो हम रेडियंस में मेजर करते हैं इसे। ठीक है, वो कह रहे हैं चूँकि ये सर्कुलर है तो हम रेडियस में मेजर करते हैं, इस तरह की कुछ इन्होंने बात करने की कोशिश की। तो सर्कुलर है तो वर्ड हम क्या यूज़ कर लेते हैं? रोटेशनल स्पीड का। किसका? रोटेशन। किसका? रोटेशनल स्पीड। रोटेशनल स्पीड। सो वो हमें
बजाय के किलोमीटर्स, मीटर्स और इस तरह की चीज़ें मेजर करने का, तो फिर स्पीड का यूनिट क्या था जब आप स्पीड कैलकुलेट कर रहे थे? सर रेडियंस पर सेकंड। रेडियंस पर सेकंड वो कह रहे हैं, हाँ जी। और आपके मैनुअल में लिखा होगा कोई ना कोई यूनिट एक लिखा हुआ था, और टैकोमीटर भी आपको बताता था वो जो वैल्यू आप नोट करते थे उसके साथ क्या यूनिट वहाँ पे यूज़ कर रहे थे? सर आरपीएम। आरपीएम आप एक यूज़ कर रहे थे, रेवोल्यूशन पर मिनट के कितनी रेवोल्यूशन हुई हैं एक सेकंड के अंदर या एक मिनट के अंदर, ठीक है, डिपेंड करता है कि आप क्या यूनिट ले रहे हैं टाइम का। सो वो आपको बता रहा होता है कि किस तरह से वो रोटेट कर रहा है, क्या उसकी स्पीड है, ठीक है। और जब आप सीधा सीधा मूव कर रहे होते हैं, ट्रांसलेट जब आप कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर फिर वो दूसरे किलोमीटर्स, और वो गाड़ियों पे आपको पता ही है बाइक पे भी स्पीड आपकी आ रही होती है, गाड़ी वगैरह के ऊपर भी, और समहाउ। चले जी, सो इनपुट वोल्टेज है। अब अगर आप इस पिक्चर को देखें और आप थोड़ा सा जो आपने स्टडी किया डिफरेंशियल इक्वेशंस की फॉर्म में, जो कुछ भी थोड़ा सा आपने पढ़ा है, अगर मैं इसके अंदर केवीएल लगाऊं तो मैं ये उसके अंदर मेरे वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और ये जो प्लस माइनस ई लिखा हुआ है ये बीच में आ जाएंगे, चारों कंपोनेंट ये वाले। यस सर। अगर मैं इसके अंदर जो है वो, ठीक है, क्योंकि रूटर वगैरह को तो अभी मैं इलेक्ट्रिकल के अंदर नहीं ना लेके आऊँगा, वो तो मैकेनिकल पोर्शन है ना, वो सेपरेट किया हुआ और थोड़ा सा बना हुई बाहर की तरफ हुआ। अगर आप देखें ना तो बाहर आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। अच्छा, ये हमने बात की है ना कि शाफ्ट की स्पीड की, तो जो यहाँ पर रोटेशनल डिस्टेंस या रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट की जिसको आप बात कर रहे हैं, एंगुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, उसको हम थीटा से ज़ाहिर करते हैं। किससे ज़ाहिर करते हैं? थीटा से, ठीक है। ये स्पीड, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को कौन सी चीज़ ज़ाहिर करी? थीटा। तो स्पीड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थीटा के ऊपर जब डॉट लेंगे, थीटा के ऊपर डॉट लगाने का क्या मतलब है? ये डिग्रीज डेरिवेटिव आपने ले लिया। तो इसीलिए उसने, जो मैंने चीज़ हाईलाइट की, उसने क्या लिखा हुआ? आउटपुट इज़ द रोटेशनल स्पीड ऑफ द शाफ्ट डी थीटा बाय डी टी, ठीक है, कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का आपने डेरिवेटिव लिया हुआ है, यानी कि उसको आपने टाइम से डिवाइड किया हुआ है। बात समझ रहे हैं? तो सिंगल डेरिवेटिव को आप किस चीज़ से ज़ाहिर करते हैं? ऊपर एक डॉट लगा देते हैं ना, डिफरेंशियल पढ़ी है तो उसका अंदाज़ा होगा, ठीक है। सो ओके जी, अब आप क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिकल पोर्शन के लिए इलेक्ट्रिकल लॉज लगा लेंगे। इलेक्ट्रिकल लॉज क्या होते हैं जी? केवीएल के, केवीएल केसीएल, ठीक है, ठीक है जी। और जब आप मैकेनिकल करेंगे तो तब आप न्यूटन्स के लॉज जो है उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सो जब आप ये काम करेंगे ना तो आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। अभी भी आप सर्किट एनालिसिस और इक्वेशंस लिखना ही सीख रहे हैं दूसरे चैप्टर के अंदर। और मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, ये ऊपर जो जे के ऊपर डबल डॉट है थीटा का, और मैं आपको इसका एक रफ स्केच दे रहा हूँ ताकि बाहर से आपको पूरी लैब जो है ना वो समझ आ जाए। साफ ज़ाहिर है ये पूरे वो थ्योरेटिकल और उस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन हम ट्राइंग माय बेस्ट कि आपको इंशाल्लाह पूरी एक क्लियर पिक्चर नज़र आ जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर सिंगल डॉट है, इसके ऊपर जो है वो डबल डॉट आपके ऊपर बना हुआ। अगर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डबल डॉट आ जाए तो वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का डबल डेरिवेटिव आप लें तो क्या बन जाता है? एक्सेलरेशन बन जाता है, ठीक है। सो ये थीटा के ऊपर जो दो डॉट हैं वो किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहे हैं? एक्सेलरेशन को। यहाँ पे थीटा के ऊपर एक डॉट है तो वो आपके पास स्पीड को या वेलोसिटी को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। ये मैं दो या एक डॉट इसलिए लगाए हैं कि ये ऊपर एक छोटा से इसके ऊपर एक डॉट लगा हुआ है, ठीक है, और इसके थीटा के ऊपर दो डॉट लगे हुए। वही है, जब डिफरेंशियल इक्वेशंस आप कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि सिंगल डेरिवेटिव डबल। खैर, सो इसको, अच्छा जी, उसने मैकेनिकल साइड पे इक्वेशन लिख दी। अभी साफ ज़रा मैकेनिकल पोर्शन आपने किया नहीं तो आपको इसका आइडिया नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह उसने इक्वेशन 4 जो है वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड लिख दी, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिकल वाली इक्वेशन आप मुझे बताएं, इस इक्वेशन की नोयत को देख के बताएं कि ये आपको जो है वो केवीएल लगा हुआ या केसीएल लगा हुआ। इक्वेशन की नोयत को देख के थोड़ा सा स्केच मिलेगा आपको। केवीएल लगा हुआ ना, ये आपके पास वोल्टेज लिखा हुआ जो वोल्टेज सोर्स था, ये रेजिस्टेंस के ऊपर जो वोल्टेज था V = IR, ठीक है। ये इसी तरह इंडक्टर के ऊपर जो वोल्टेज की आपने इक्वेशन लिखनी है, ठीक है।
समझ रहे हैं बात को? Yes, sir. सो ये आप उनके अकॉर्डिंगली चीज़ें देख रहे हैं कि किस तरह से मैनेज होनी। अभी जब आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम को बेहतर अंदाज में पढ़ लेंगे तो आप भी ये इक्वेशंस लिखने के काबिल हो जाएंगे, और माइट भी अभी आप यही सीख रहे हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ट्विस्ट दे के जो है वो मैकेनिकल सॉरी ट्रांसफ़र फंक्शन की तरफ लेके जा सकता हूँ। अब मैं ये क्लियर कर दूँ जो मैंने ट्रांसफ़र फंक्शन के ऊपर सारी ये इक्वेशंस के ऊपर इंडिकेशंस दी थी। आई होप सो कि अब आपको उसका आइडिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको देखें, ट्रांसफ़र फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले तो बात क्या होता है जी ट्रांसफ़र फंक्शन? सर आउटपुट ओवर इनपुट। Sir, output of the circuit over input. इनपुट, आउटपुट और इनपुट। तो अभी हम जितनी बातें की हैं हमने यहाँ पर अपनी आउटपुट किस चीज़ को रखना चाह रहे हैं हम, जो भी पूरा टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं? सर जो रोटेशन आ रही है, मैकेनिकल रोटेशन। ठीक है, अच्छा दो चीज़ें हैं, बातें आधी नहीं करनी क्योंकि वाइवा में भी क्वेश्चन होते हैं, बातें मुकम्मल करनी है खूबसूरती के साथ, बिल्कुल फुल फ्लैज बात हो, सारा उसमें बात क्लियर हो। हम जो रोटेशनल स्पीड है उसको हमने आउटपुट के तौर पर डिस्कस किया, ठीक है। आपके कमेंट सारों के ठीक है, डायरेक्शन वही है लेकिन बिल्कुल क्लियर रखनी है। सो रोटेशनल स्पीड हमारे पास क्या है, हमारी आउटपुट है अकॉर्डिंग टू दिस लैब जो कि हम बात करने की कोशिश करें। और हमारी इनपुट क्या है जी? वोल्टेज सोर्स है जो अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। सो यहाँ पर आपको एक चीज़ लिखी नज़र आ रही है, थीटा डॉट ओवर वी। तो थीटा डॉट क्या होता है जी? ऊपर ये थीटा डॉट लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ होगी? सर स्पीड। स्पीड, ठीक फर्स्ट है। डेरिवेटिव ऑफ थीटा सर। और स्पीड ओवर वोल्टेज, तो ये क्या चीज़ है? ये ट्रांसफर फंक्शन नहीं है? यस सर। ये क्या चीज़ है? ये ट्रांसफर फंक्शन नहीं? बिल्कुल ठीक है। सर। सो वो मॉडलिंग करके आपने ट्रांसफ़र फंक्शन को कैलकुलेट कर लिया, और अब हम इस ट्रांसफ़र फंक्शन को इनपुट अप्लाई कर देंगे कौन सी? यूनिट स्टेप। और हम इसका बिहेवियर देख लेंगे कि कैसा आता है, हमारी रिक्वायरमेंट में पूरा उतरता है या नहीं उतरता। अब रहेगी बात कि इसने कैलकुलेट कैसे होना है। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 लिखा हुआ है, इसको जब आप इस तरह से सॉल्व करें कि एक में आप वोल्टेज को साइड पे कर लें और एक में आप स्पीड को साइड में कर लें, तो स्पीड और वोल्टेज को आपस में डिवाइड कर दें तो आपके पास ट्रांसफ़र फंक्शन जो है वो आ जाएगा सारा। ये मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर दूँ। आपको इक्वेशन नंबर 5 नज़र आ रही है जिसके ऊपर मैं सर्कल कर रहा हूँ? यस सर। तो ये काफ़ी हद तक हमारी चीज़ें रीज़नेबल। अब इसको थोड़ा और बेहतर कर लेते हैं। वो किस सेंस में, एक तो आपको आइडिया होगा। अब ये जो भला दो इक्वेशंस लिखी हैं जो मैंने कहा है कि ये केवीएल और केसीएल लगा के लिखी हैं, तो इसके पास आपके पास कोई सर्किट था जिससे आपने ये इक्वेशन बनाई हैं, या अगर आप जब टॉपिक पढ़ लेंगे क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश करें, अभी इस लैब में कोई चीज़ गुजरी है जिसको देख के उसने ये इक्वेशन लिखी है? यस सर, जो सर्किट डायग्राम अभी गुजरी थी। सर्किट डायग्राम जो भी गुजरी है ना, तो उसमें चूँकि आपको इलेक्ट्रिकल का पता है तो वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। ये देखिए 4 कंपोनेंट है, वी आर एल और ई। तो आप उसके ऊपर जब इक्वेशन लगाएंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम चाह रहे हैं, ठीक है। और ई चूँकि बैक ईएमएफ है तो उसके लिए उसने पूरा आपको उसका फॉर्मूला बताया हुआ है, और इसीलिए आपने ई की जगह जो है बैक ईएमएफ की जगह ये लिखा है, वोल्टेज की जगह वोल्टेज ये, रजिस्टर की जगह रजिस्टर का वोल्टेज, और इंडक्टर की जगह इंडक्टर का। बाकी सारी चीज़ों का हमें आइडिया तो एक पूरे एक वे में लिखी। अब अगर आप थोड़ा सा गौर फिक्र करें तो इलेक्ट्रिकल वाली आलमोस्ट आपको कुछ 90-95% समझ आ रही होगी, ठीक है। क्या ख्याल? सो मैकेनिकल चूँकि अभी टॉपिक में नहीं आए, नहीं गुजरे, तो वो उस सेंस में उसकी उतनी सेंस डेवलप नहीं है। तो यहाँ से अब हम अपनी जो चीज़ें हैं उसको हमने कर लिया, और हमारे पास इसमें एक में आप स्पीड को साइड पे कर लें और एक में वोल्टेज को साइड पे कर लें। और क्यों साइड पे किया है, बाकायदा ज़हन में एक कॉन्सेप्ट है कि यार ये ट्रांसफ़र फंक्शन मैंने देखना है, मोटर को मैंने एनालाइज करना है, उसकी आउटपुट ये होती है, उसकी इनपुट ये होती है, ठीक है। ये हिट एंड ट्रायल नहीं है, पूरी एक लॉजिक के साथ, ठीक है। अब ये जो यूनिट है ये क्या ठीक लिखे हुए हैं या इनमें कोई कमी पेशी की ज़रूरत है? सर ठीक लिखे हुए ये जो सर रेडियन पर सेकंड ओवर वोल्ट होना चाहिए। इसको रेडियन पर सेकंड ओवर वोल्टेज होना चाहिए जैसे कि इधर लिखा हो, ठीक है।
स्पीड क्या होती है रेडियन पर सेकंड, और जो वोल्टेज है उसके यूनिट यहाँ पर मिसिंग थे, ठीक है। सो ये एक करेक्शन भी होगी आपकी। ओके जी, अब आप अगर देखें तो आपके पास ये कुछ लिखा हुआ, इसमें देखें कि कांस्टेंट कौन से हैं, आपको कुछ चीज़ों का पता है, इसमें कुछ एनालाइज करने की कोशिश करें, मुझे बताने की कोशिश करें कि सर इसमें फ़लाँ चीज़ फ़लाँ है, ये थोड़ा मुझे थोड़ा हेल्प आउट करें। ये जो मैंने सर्कल कर दिया ट्रांसफ़र फंक्शन, कोई नहीं, मतलब नहीं भी पता तो कोई गैस हो सकता है, कुछ सम हो कुछ। हाँ जी, ये के कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है। वो कह रहे हैं जी के कांस्टेंट की वैल्यू में गिवन है, ये कोई कांस्टेंट है, माइट भी आगे आपको स्प्रिंग वगैरह में या फिजिकल टू जैसे के एक्स होता है, जब मैकेनिकल को देखें तो कोई आ जाए। तो खैर ये कोई एक कांस्टेंट है जी, वो कह रहे हैं इसकी वैल्यू में गिवन, और इसमें देखने की कोशिश करें। सर जे बी एंड एल। ठीक है, वो कह रहे हैं जी जे सर है, बी इंडक्टेंस, है, सॉरी इंडक्टेंस इज वेरिएबल। ठीक है। अच्छा, जिन चीज़ों का आपको पता चले वो बता दें, जो आपको है कि इनसे हमारी फ्रेंडशिप है, इनको हम जानते हैं, इसमें सर से किस हमें तो चीज़, इंडक्टर और रेजिस्टर का पता है, इंडक्टर उससे का पता है, हमारे रजिस्टर फेमिलियर का है। पता है। हाँ जी, एस से नहीं दोस्ती, एस से, सर एस तो ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेप्लास से आया वेरिएबल ना, है। ठीक है। एस बाकी को जे भी और यानी बी कि जो है वो मैकेनिकल टर्म्स है, वो हमारे रोटेशनल स्पीड से निकले। तो एस का भी आप लोगों को आइडिया है, और इंडक्टेंस का भी और रेजिस्टेंस का भी, ठीक है। बाकी जो के है मैकेनिकल के कांस्टेंट्स, स्प्रिंग कांस्टेंट आ सकता है, जे जो है, ठीक है, और साथ में बी है। ये जिस तरह आपके पास रेजिस्टेंस होती है इलेक्ट्रिकल में, इस तरह आगे फ्रिक्शन आपके पास मैकेनिकल में आएगी, आप उसके कांस्टेंट्स को जो है वो स्टडी करेंगे। इसी तरह फिर इनर्शिया आएगा, उसके आप कांस्टेंट्स को स्टडी करेंगे। सो इवेंचुअली आपको जे और बी का भी आइडिया हो जाएगा। ये मैंने थ्योरेटिकली तो आपको बता दिया, ठीक है। थ्योरेटिकली इसलिए बताया ताकि ये बातें आपने सुनी हुई कि फ्रिक्शन जी कोई होती है, जैसे इलेक्ट्रिकल में रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। सो ओके, तो इनसे भी हो जाएगी फेमिलियर, आप हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर आपको ये फील होगा कि यार हमें पूरे ट्रांसफ़र फंक्शन का 100% आइडिया, ठीक है। सो एट द मोमेंट क्या होगा, अच्छा मुझे एक चीज़ ये बताएं कि अगर मैं इन सारे कांस्टेंट्स जिनकी हम बातें कर रहे हैं, इनकी वैल्यूज़ को चेंज करूं तो ये ट्रांसफ़र फंक्शन चेंज हो जाएगा, यानी कि मेरे पास रिजल्ट्स डिफरेंट आएंगे या सेम ही रहेंगे? सर आउटपुट आपका डिफर करेगा, बाकी ट्रांसफर फंक्शन तो सेम ही रहेगा। नहीं, ट्रांसफ़र फंक्शन ठीक है सेम है। जब मैंने कोई वैल्यूज़ पुट करनी है तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने ग्राफ बनाना है ना। अगर मैं कांस्टेंट को पुट करूँगा फिर ग्राफ बनेगा ना। अगर तो अभी तो मैं कोई ग्राफ नहीं बना सकता, क्या ख्याल है? अब वेरिएबल्स का तो कोई ग्राफ नहीं बनेगा। रियलिटी में कुछ वैल्यूज़ मुझे पिक करना पड़ेंगी या नहीं करनी पड़ेगी? यस सर। तो अगर आप कोई वैल्यू कोई और पिक करते हैं, मैं कुछ और कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करता हूँ, साथ वाला स्टूडेंट कुछ और कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करता है, तो क्या ख्याल है हमारा रिजल्ट सेम आएंगे या रिजल्ट मुख्तलिफ होंगे? अलग होंगे। डिफर करेंगे सर, अलग चेंज होंगे, होंगे। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे एक मतलब एक छोटी सी एक बात जो कि गौर वाली है, जब आप कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं या कोई कर रहे होते हैं तो आपको पता है, आप बीच में कहते हैं कि यार कंपोनेंट की वैल्यू क्या रखनी है, लेट्स से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रखनी है, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या रखनी है, अगर कहीं आ रहा है इंडक्टेंस की वैल्यू क्या रखनी है। आपने अगर कोई छोटा मोटा कोई कंपोनेंट, कोई सर्किट या अभी तक कोई सो फॉर कोई प्रोजेक्ट किया हो, तो उसमें कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू उनको फाइंड आउट करना, उनकी वैल्यू को डिज़ाइन करना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अभी कुछ रफ सी वैल्यू हमें दी हुई हैं, लेकिन जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो हम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ या चीज़ों को इस तरह से प्लेस करते हैं ताकि हमारे पास रिजल्ट्स बिल्कुल रीज़नेबल आ रहे हो। जब आप कहीं से कोई बना बनाया कंपोनेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप रेक्टिफायर ले लेते हैं, तो उसने कोई ना कोई डायोड तो वहाँ पर लगाया होगा, और वो प्रॉपर सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, गैलियम आर्सेनाइड का, क्या पता उसने स्मूथ करने के लिए आगे कैपेसिटर भी लगाया, और कैपेसिटर की एक ख़ास वैल्यू लगी होगी और आप उसको जाकर परचेज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रन टाइम पे कैपेसिटेंस चेंज हो रही, क्या ख्याल है? उसने एक फुल फ्लैज सारी चीज़ डिज़ाइन कर दी होती है। तो अभी हमारे पास कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है कि जे जो है वो 0.01 है, बी कुछ है, और के ये है, और आर 1 है, और इंडक्टेंस 0.5 है, ठीक है। और आपने एस इज इक्वल टू टी एफ लिख लिया, और उसका मतलब ये है कि आप जो है वो एस डोमेन में काम करना चाह रहे हैं, लैप्लास डोमेन में काम करना चाह रहे हैं। अच्छा, और ये तो अब मैटलैब का काम शुरू हो गया सपोज ना। ये आपने मैटलैब के ऊपर पहले कांस्टेंट्स दे दिए, और अब उसके बाद आप क्या करते हैं, ज़रूरी चीज़
ये उसने एक चीज़ लिखी है, ये आपके ख्याल में फिर कोई उसमें देखी देखी ट्रांसफर लग रही? फंक्शन लिखा हुआ। ये जो आपके पास चीज़ है, ये उसने क्या लिखा है? ये अभी जो मोटर का आपने ट्रांसफ़र फंक्शन था उसको लिखा है, ऐसे ही? जी सर, बिल्कुल यस सर। इत्तेफाक करते हैं जी सारे? ट्रांसफर फंक्शन ऐसे ही? यस सर। अच्छा जी। और उसने लिखा हुआ पी मोटर इज इक्वल टू, तो ये पी मोटर जो है वो एक वेरिएबल है, आप अपनी मर्जी से इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है? क्या कर सकते हैं जी? हाँ जी, पी सर मोटर क्या है अपने बच्चों? सर अपनी मर्जी से वेरिएबल चेंज कर सकते अपनी मर्जी से वेरिएबल भी चेंज कर सकते हैं। सो अभी जो बात हो रही वो क्या बात हो रही? सर पी मोटर का बताया आपने। हाँ जी, क्या बताया पी मोटर को? सर आपने कहा है कि हम अपनी मर्जी से पी की जगह कोई भी वेरिएबल लगा सकते हैं। ठीक है, पी की जगह कोई भी उसका नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, ठीक है? सो लिहाजा इस पी मोटर को रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ठीक है जी, पी मोटर ही रखना और इस तरह से, तो कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से नाम रख सकते हैं, लेकिन नाम कोशिश ये होती है जब कोई भी प्रोग्रामर कोडिंग वगैरह कर रहा तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ें होनी चाहिए। सो पी मोटर उसका रखने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा आइडिया होता रहे कि मोटर का ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है? यहाँ पर कुछ और नाम रख देता तो शायद उसमें थोड़ा सा गौर करने की हमें ज़रूरत पड़ती। अच्छा, आपके ख्याल में आपको ग्राफ नज़र आ जाएगी इतना सा काम करने से? कोई और कोई ग्राफ बना हुआ नज़र आएगा? नो सर। वो तो नहीं कोडिंग सर, की भी दोस्ती है। तो ये उसकी कोडिंग ही नहीं है इसके अंदर। मेमोरी के अंदर जस्ट एक पी मोटर के नाम से वो तो जो डाटा कांस्टेंट सेव हो पुट जाएगा। करके, हाँ जी, सॉल्व करके आपको एक ट्रांसफ़र फंक्शन आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन वो आपको नज़र नहीं आएगी कोई भी चीज़। सो हमें उसने यूनिट स्टेप की भी कहीं बात की हुई थी, तो हम क्या करते हैं कि हम एक रेफरेंस के तौर पे, अच्छा एक और चीज़ है, मैंने आपको स्टार्ट में लैब के स्टार्ट में शायद कहा भी था कि आपने ये देखना है कि आर और सी, पता नहीं आपके सेक्शन का है किसी और को, कि इनपुट के लिए आर ही क्यों यूज़ करते हैं और आउटपुट के लिए सी ही क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है? कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली आप उसको रेफरेंस वैल्यू कह रहे होते हैं इनपुट को ना, कि ये मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, इतनी मैं सेटिंग करना चाह रहा हूँ, ये मैं करना चाह रहा हूँ। सो उसकी वजह से एक पर्टिकुलरली सिंबल जिस ऑथर ने यूज़ किया वो आर का अक्सर आपको नज़र आता है कि ये आप वैल्यू चाह रहे हैं। सो आप क्या करते हैं कि 1 रेडियन पर सेकेंड आप यूनिट स्टेप इनपुट दे रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि आपके पास जो स्पीड है वो 1 आ जाए मोटर की। वो 1 क्या पता 1-2 साल में 1 स्पीड में आए, क्या पता कुछ नैनो सेकंड्स के अंदर 1 स्पीड आप अचीव कर लें, क्या पता वो अचीव हो ही ना। लाइकवाइज लिफ्ट में मैं जैसे कहता हूँ कि आप जी चौथे फ्लोर से 5वें में जा रहे हैं तो क्या पता आपको घंटा लग जाए, क्या पता नैनो सेकंड्स लग जाएं, और जो कुछ भी लगता है वो आपको भी बताए कि क्या लगता है उसमें और कब आप उस पर पहुँच रहे हैं। क्या पता आपको एक फ्लोर ही आगे पीछे ले जाए। तो हमारी किसी फ्लोर में स्टेडी स्टेट एरर है, किसी लिफ्ट में, एलिवेटर में, किसी में? ये सर सैन में, स्टूडेंट वाले में है सर। स्टूडेंट वाले में है, ठीक है जी, कि फ्लोर उसमें कुछ और सम हाउ वो कहीं और ले जाती। सो अब हम थोड़ा सा मंजिल के करीब आ रहे हैं, मंजिल के मज़ीद करीब आ जाते हैं। अब हमारे सामने, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि ग्राफ वगैरह नज़र नहीं आएगा, मामलात कुछ हमें जो है वो अजीब लग रहे हैं, हमारे पास एक कमांड है LTI व्यू। कौन सी कमांड है जी? LTI व्यू, ठीक है? अब ये LTI और व्यू से जी क्या बन रहा है? लीनियर टाइम इनवेरिएंट व्यू। क्या बन रहा है जी? लीनियर टाइम इनवेरिएंट। अब ये लीनियर और नॉन लीनियर सिग्नल में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि लीनियर की जी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, और नॉन लीनियर और लीनियर को पढ़ा होगा आपने, ठीक है? लीनियर में डिस्टर्बेंसेस की वजह से, डिफरेंट इश्यूज़ की वजह से लीनियर बिहेवियर नहीं रहता सिस्टम का, और नॉन लीनियर ट्रेंड्स वगैरह। अगर नहीं भी लीनियर और नॉन लीनियर कभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर, जो कि बिल्कुल हो जाना चाहिए, वहाँ पे आप बड़े गौर से कॉजल, नॉन कॉजल और टाइम इनवेरिएंट, वेरिएंट और लीनियर, नॉन लीनियर, बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, बड़े मामलात हैं बीच में। आई डोंट नो कि आप लोगों ने
कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश किया होगा कुछ ना कुछ, क्या ख्याल? सर बिल्कुल की है सर। लीनियर सिस्टम्स तो वो होंगे ना जो सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी को फॉलो करेंगे। बिल्कुल, यही दो प्रॉपर्टीज का कह रहा हूँ, तो कि उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज को आप टेस्ट करते हैं। यहाँ पर आपकी बुक में भी चैप्टर 2 नंबर 2 के अंदर बड़ी प्यारे तरीके से उसने आपको लीनियर और नॉन लीनियर का बताया हुआ, और बहुत आउट क्लास तरीके से बताया हुआ। नहीं भी किसी को आइडिया तो उसको आइडिया हो जाएगा। माइट भी कोर्स आउटलाइन के अंदर वो आप टॉपिक को टच ना करें, लेकिन आई थिंक सो चैप्टर नंबर 2 के अंदर लीनियर और नॉन लीनियर पे मतलब मैं उसको पढ़ा हुआ, बड़ा अच्छा लिखा हुआ। सो वो आप देख सकते हैं जिसको इसका आइडिया नहीं, ठीक है, कि लीनियर और नॉन लीनियर में क्या। सो लीनियर टाइम इनवेरिएंट, अब यहाँ पर अब आप एक चीज़ का ना इकरार कर रहे हैं कि ये किस सिस्टम पे, कौन से सिस्टम पे आप ये कमांड लगाने जा रहे हैं। ये LTI के अंदर एक इकरारनामा हो रहा है। हाँ जी, ये हमारा सिस्टम LTI है जी 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 बताएं। कि सर हमारी जो मोटर है वो लीनियर बिहेव कर रही है। हम ये कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बातें सारे कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है, जो कि इस वक्त फ़िलहाल उस सिस्टम का नाम मोटर है, LTI व्यू की कमांड हम लगाएंगे जो हमारे पास लीनियर सिस्टम्स हैं। वी आर एज्यूमिंग कि आवर सिस्टम इज़ लीनियर, ठीक है, ठीक होगी बात। सो लीनियर टाइम इनवेरिएंट लीनियर सिस्टम है, और उसके ऊपर हम अज्यूम कर रहे हैं, और वो टॉपिक लाजमी पढ़िएगा, वो आपको थोड़ा इंडिकेशन देगा कि मोस्टली हम सिस्टम्स को लीनियर क्यों कंसिडर करते हैं। अगर नॉन लीनियर रखें तो हमें क्या क्या इश्यूज़ आ रहे होते हैं। जैसे आप एक आइडियल और प्रैक्टिकल दो चीज़ों को पढ़ते हैं, तो आइडियल को आप क्यों स्टडी करते हैं, ठीक है, थर्मो मेरे ख्याल से मेरे से ही पढ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। यस सर। तो वहाँ पर भी मैंने थोड़ा आपको आइडियल और प्रैक्टिकल में फ़र्क बताया होगा, ठीक है, कि आइडियल और प्रैक्टिकल को आप क्यों कर रहे हैं स्टडी। तो उसी तरह लीनियर और नॉन लीनियर में भी इश्यूज़ होते हैं कि क्या परेशानियाँ आपके पास नॉन लीनियर के अंदर, डिस्टर्बेंसेस, अनवांटेड चीज़ें। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल एक रीज़नेबल इन्वायरमेंट। अब लेट से जी पंखा चल गया, पीछे से जी कोई परिंदे की आवाज़ें आ रही हैं, ये अनवांटेड डिस्टर्बेंसेस हैं जो कि सडनली अकर हो गए हैं। समझ रहे बात को? ये जब हम स्टडी कर रहे होंगे तो हम कौवे और चिड़ियाँ तो बीच में नहीं ना करेंगे, क्या ख्याल है? हम तो वॉइस सिग्नल, मैसेज सिग्नल की बात करेंगे, उस आवाज़ की बात करेंगे। तो ये चीज़ें बीच में आ सकती हैं, लेकिन हम इनको अपनी एनालिसिस के अंदर, अपनी कैलकुलेशंस के अंदर इन चीज़ों को नहीं लाते। बात समझ रहे? यस सर। ठीक है। सो खैर माहौल काफ़ी बन गया है, बस अब थोड़ा आगे चलने की कोशिश करते हैं। सो LTI व्यू की देखते हैं कि कमांड हमारे पास करती है कि इसमें पहला एक वर्ड लिखा हुआ स्टेप, क्या इस वर्ड को जानते हैं? ये कुछ थोड़ा बहुत सर ये हमारा यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स है। ये हमारे पास क्या करेगा कि ये स्टेप इनपुट देगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये आपके पास स्टेप इनपुट देगा मोटर को, और उसका स्टेप रिस्पॉन्स जो है वो कैलकुलेट करेगा, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, ठीक है। सो होगा क्या कि मैं आपके नोट्स के लिए हाईलाइट कर रहा हूँ, द स्ट्रिंग स्टेप, जिसको आप यूनिट स्टेप कहते हैं, u ऑफ t या u ऑफ माइनस t, जिसको आप जानते हैं जिस नामों से, द स्ट्रिंग स्टेप पास्ड टू द फंक्शन, ठीक है, स्पेसिफाइज टू जनरेट अ यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। यहाँ पर रुकने की ज़रूरत है। जब आप एक वर्ड आप यूज़ करते हैं यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, इस वर्ड का मतलब ये होता है कि आपने किसी सिस्टम को स्टेप इनपुट दी और आपको उसकी आउटपुट क्या मिली। आपने किसी सिस्टम को इनपुट दी यूनिट स्टेप, और वो उसके ट्रांसफ़र फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होकर आपको आउटपुट क्या दे रही है। तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं स्टेप रिस्पॉन्स। इसका मतलब है कोई भी सिस्टम जिसको आप यूनिट स्टेप इनपुट दे रहे हैं, और वो स्टेप इनपुट उसके अंदर दाखिल हुई, और उसका ट्रांसफ़र फंक्शन है उसके साथ जो कुछ भी करना था किया, और एट द एंड आउटपुट के तौर पे जो आपको चीज़ मिली है उसको आप क्या कह रहे थे, स्टेप रिस्पॉन्स। और ये बड़ा कॉमन वर्ड यूज़ होता है स्टेप रिस्पॉन्स का, ठीक है। सो क्या होगा, टू जनरेट अ यूनिट स्टेप प्लॉट फॉर द सिस्टम पी मोटर। अब इसको कैसे पता चलेगा कि किसको इनपुट देनी है और किसका स्टेप रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना? तो वो आगे आपने लिखा हुआ, क्या नाम लिखा हुआ जी? सर आगे हमने अपना सिस्टम डिफाइन किया कि इसका स्टेप रिस्पांस देखना, जिसमें आप स्टेप रिस्पॉन्स लेने में इंटरेस्टेड हैं उसको।
तो जब मैं आप सारों को कह रहा था कि वो 3 पॉइंट पढ़ें और सारों से मैंने बारी बारी 3 पॉइंट पूछे, तो उसमें क्या लिखा हुआ था, इन समरी यूनिट स्टेप कमांड, इस तरह से करके शुरू हो रहा था काम। बिल्कुल सर। ठीक, सो उसको तो आप लोगों को आइडिया नहीं हो रहा होगा माइट भी किसी क्या हो रहा है। सो हमने क्या किया है कि हमने वन जो रेफरेंस है वो सेट करके इसको दे दिया और ये हमें ग्राफ जनरेट करके देगा, स्टेप रिस्पांस मोटर का बताएगा और हम उसको एनालाइज कर लेंगे कि ये वन कब कितनी देर में वन तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा, कितना ऊपर नीचे रहा है, सारे मामला हम देख लें। और साथ में हमने क्या लिखा हुआ है, 0 से लेके 0.1 और 5 यानी कि टाइम एक्सिस के ऊपर आप 5 तक वैल्यू को लेकर जा रहे हैं। जब ग्राफ बने तो कितना बने, 5 तक बने, 10 तक बने, तो ये एक्स एक्सिस को आप जो है वो डिफाइन करें और बीच में इंटरवल रखा हुआ 0.1 का। तो आपके पास ये कमांड क्या करेगी, ये आपके पास सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इस पैराग्राफ को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये जितनी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ये सारी इसके अंदर एज अ नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, जितनी मैंने बातें की इसके अंदर मौजूद हैं। टाइम का भी प्रॉपर लिखा हुआ है, टाइम फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड्स इन अ स्टेप ऑफ 0.1 सेकेंड्स, पूरा एक अच्छे वे में चीज़ दर्ज है। ये कुछ ग्राफ मेरे पास बनता हुआ मुझे नज़र आया और 5 सेकेंड्स तक बन गए। और आप क्या आउटपुट चाह रहे थे, क्या ख्वाहिश थी कि आपको क्या चीज़ मिले? सर हम चाह रहे थे 2 सेकंड तक सेटल हो जाए, बट ये 2 सेकंड से आगे जा रहा है टाइम। ठीक है, वो तो चले देखते हैं। आप एक मिनट, आप जो है वो इनपुट आपने क्या दी थी मोटर को? सर वोल्टेज, डीसी वोल्टेज। ठीक है, वो वोल्टेज दे दी, मोटर चल रहा है। स्पीड की सेंस में ठीक है, मोटर को आपने इनपुट वोल्टेज दी और मोटर आपके पास वर्किंग करने लगी। लेकिन अब हम एक स्टेप आगे आ चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम मोटर की स्पीड को एनालाइज करें। क्या करें जी? स्पीड को एनालाइज करें। कि जैसे मैं आपको मिसाल दिया करता था कि मोटर 1000 पे घूमे, 1000 RPM पे चले। मिसाल दी है, ऐसी लैब में दी होगी यकीनन। 1000 RPM पे मैं चलाना चाह रहा हूँ, कभी 950 पे आ रही है, कभी 1050 पे आ रही है। यस सर। मतलब इस तरह की एग्जांपल दी थी कोई लैब में आपको? जी सर, जी सर। अच्छा जी, सो यहाँ पर आप क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर क्या रेफरेंस सेट किया? सर यहाँ पर हमने उसकी वो सेट किया हो कि हमें 0.1 चाहिए। नहीं, कोई 0.1 वाला सेट नहीं किया। हाँ जी, बताएं ज़रा क्या क्या सेटिंग की, कोई ऐसा मुकाम आया अभी तक जहाँ पर आपने बताया हो कि ये वैल्यू में आया है? वैसे मैं बताया भी है। स्टेडी स्टेट एरर है सर, जो वो लेस देन 1% होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आप असल में यकीनन फ़्रेश होके लेक्चर ले रहे होंगे, चूँकि आप यूनिवर्सिटी नहीं आए तो आपने खुशबू नहीं लगाई होगी, तो वो एक फैक्टर मिसिंग है जिसकी वजह से सही आंसर नहीं आप कर सके। सो घर में भी लगा लिया करें। अच्छा, अब मसला ये है कि मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि आप रेफरेंस के तौर पे क्या वैल्यू ले रहे हैं, यूनिट स्टेप इनपुट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं जी रेफरेंस के तौर पे? यूनिट स्टेप इनपुट। ये देखें ज़रा, ये मैं हाईलाइट किया, सारों को नज़र आ रहा होगा, इसको पढ़ें ज़रा सारे, ये येलो कलर में। हाँ जी, हाँ जी, 2-3 दफ़ा पढ़ें जब तक आपके दिल में उतर जाए मेरी बात। हाँ जी, क्या लिखा हुआ ये मेरे सवाल से रिलेटेड, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली आपको? तो इसमें हम इनपुट जो है वो यूनिट स्टेप दे रहे हैं, पर सेकंड का स्टेप इनपुट जो है वो यूनिट स्टेप दे रहे हैं। और ये वर्ड को देखें, ये क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ ये? रेफरेंस। सर ये इनपुट के उसके लिए यूज करते हैं रेफरेंस। आप जब ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं तो इनपुट साइड वाले एरो को क्या लिख रहे होते हैं? अभी जिस बुक में जो तरीक़ेकार, इनपुट जब आप देते हैं तो जब ब्लॉक्स बनाते हैं तो उसको किस सिंबल से ज़ाहिर करते हैं? इनपुट को आर से सर। आर से। आउटपुट को किस सिंबल से ज़ाहिर कर रहे होते हैं? सी। कोई भी सिंबल रख सकते हैं, लेकिन रेफरेंस आपने, रेफरेंस का क्या मतलब होता है? आपकी ये ख्वाहिश है, ये डिज़ायर्ड वैल्यू है, ये आप चाह रहे हैं वैल्यू, ठीक है।
सो आप क्या वैल्यू चाह रहे थे, क्या ख्वाहिश थी आपकी, मोटर की स्पीड कितनी मिले आपको? जी बताएं कितनी मिले जी स्पीड आपको? 1 रेडियन पर सर सेकंड। 1 रेडियन पर सेकंड। 1 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पर प्यारे भाई वैल्यू क्या मिल रही हैं? सर इधर 0.09 मिल रही है आपको। 0.1 था। 0.1 तक वो जा रही है, ठीक है ऊपर। मतलब अगर थोड़ा सा समझने के लिए आसान अल्फाज में कर लें, ये सारे 2 लाइनें पढ़े और मुझे बताएं कि इसको कितना होना चाहिए था, क्या जा रही है ये जो 2 ग्राफ के नीचे मैंने 2 लाइनों को रेड कलर में हाईलाइट कर रहा हूँ, सारे पढ़ें ज़रा। यहाँ से आपने मुझे बताना है क्या हो रहा है। तो वो बेसिकली कह रहे हैं कि आप नहीं पहले पढ़ें, पहले अच्छे तरीके से पढ़ें, पहले इसको अच्छे तरीके से पढ़ें। फ्रॉम द प्लॉट कहता है जी, फ्रॉम द प्लॉट वी सी दैट व्हेन 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू द सिस्टम द मोटर कैन ओनली अचीव अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 0.1 रेडियन पर सेकेंड। तो क्या ग्राफ से आपको नज़र आ रहा है, मैंने ऊपर रेड कलर का दायरा भी लगाया हुआ, कितना मैक्सिमम पहुंची है वो? 0.1 रेडियन पर सेकंड। ऑलमोस्ट 0.1 रेडियन पर Yes, sir. सेकंड पे। क्योंकि ये कैसे पता चला पहुंच गई, ये जो ग्राफ्स वगैरह बने हुए इवेंचुअली 0.1 तक जो है वो पहुंच गई है, सारा ग्राफ पहुंचते पहुंचते। जो भी होना चाहिए था वो आगे इजहार भी करता है 10 टाइम्स स्मॉलर देन आवर डिज़ायर्ड स्पीड। तो उसकी डिज़ायर स्पीड क्या थी, क्या ख्वाहिश Sir, थी जो 1 उसने रेडियन पर लफ्ज़ लिख सेकंड। दिया? तो 1 रेडियन पर सेकंड। 10 टाइम्स स्मॉलर, तो ये 1 चाहिए थी तो 0.1 आपको मेरी है, तो वाकई 10 टाइम्स उससे कम रह रही है। जी सर। यस सर। और दूसरा आगे क्या लिखता है, आल्सो के बाद पढ़ने की कोशिश करें। सर उसका स्टडी स्पीड आल्सो इट टेक्स द मोटर, इसको पढ़ें जरा, क्योंकि ये अब ग्राफ बन गया ना, इसको हम एनालाइज कर रहे हैं। हाँ जी, आल्सो क्या कह रहा हूँ, इट टेक्स द मोटर टू सर सेटलिंग टाइम जो है वो 2 से कम होना चाहिए था। 2 से कम होना चाहिए था, लेकिन वो 2.07 है। 2.07। वो कहते हैं जी सेटलिंग टाइम जो है ना वो 2.07 आ रहा है, और स्टेडी स्टेट जो स्पीड पे उसको पहुंचना चाहिए था डिज़ायर्ड पे, उस पे पहुंचते पहुंचते सेटल होने में 2.07 लगे, उसको 2 चाहिए, वो इस तरह की भी ख्वाहिश का इजहार करेगा। दैट डज़ नॉट सेटिस्फाई आवर 2 सेकेंड सेटलिंग टाइम क्राइटेरिया, जो है जो आपने सेट किया था उसको आप मीट नहीं कर रहे। स्टेडी स्टेट एरर्स में इस भी काफ़ी ज़्यादा होंगे, ठीक है। वो भी हमें नज़र आ रहा है कि कितने टाइम्स कम रह रहा है, क्या वैल्यूज़ है, डिज़ायर वैल्यू क्या थी, मिली कितनी है, ठीक है। एरर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज के फॉर्म में कि कितना एरर हमारे पास। सारी चीज़ें बगैर किसी कैलकुलेशंस में जाने के, कुछ करने के, हमें ये थोड़ा आइडिया हो रहा है कि हमारी रिक्वायरमेंट मीट नहीं हुई। क्या ख्याल है? बिल्कुल यस सर। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसमें अब 2-3 चीज़ें हैं कि सारी चीज़ की अभी तक आपको समझ आ गई हुई, लेकिन ये सेटलिंग टाइम क्या होता है? उसने 2.07 लिख दिया, एक डॉटेड लाइन लगा दी, हमने इकरार कर लिया। माइट भी अभी तक कॉन्सेप्ट ना बनाओ कि ये क्यों यहाँ पर ही क्यों लाइन लगी, आगे पीछे क्यों नहीं लगी थोड़ी सी। स्टेडी स्टेट एरर है जी, किस तरह अलर्ट से कैलकुलेट होते हैं, मैक्सिमम ओवरशूट है जी, क्या होता है। तो चूँकि चीज़ें तो हैं सारी थ्योरी की, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इन दोनों तीनों चीज़ों को आपको बताता हूँ, इंशाल्लाह समझ भी आ जाएगी। आपको ग्राफ भी दिखाता हूँ एक, उससे भी आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह हो जाएगी। और इसको थोड़ा देख लेते हैं कि हमारे पास आई कैसे। तो जब आप ये LTA व्यू की कमांड लगाई ना, आपके पास ग्राफ आ गया था, लेकिन ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसने वैल्यू खुद ही बिल्ट इन फीचर्स हैं जो कि आपको बताएंगे सेटलिंग टाइम वगैरह। और ये तो हमने इन बिल्ट इन फीचर्स को कैसे लाना है, जब आपने LTA व्यू की कमांड लगाई ना तो आपके सामने ग्राफ बना आ गया। और अब मैं आपको बताता हूँ, आप क्या करें, आप राइट क्लिक करें ग्राफ के ऊपर, ग्राफ आ गया। अब ग्राफ के ऊपर प्यारे भाई क्या है,
राइट क्लिक, क्या करना है जी? सर राइट क्लिक। राइट। तो आपके सामने क्या ऑप्शन आ रही है? काफ़ी सारी ऑप्शन, उसमें आप करेक्टरिस्टिक्स में आ गए, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आपने पीक रिस्पॉन्स, सेटलिंग टाइम, राइज टाइम, स्टेडी स्टेट, इनके ऊपर टिक मार्क्स लगा दिए। तो आपको ये खुद से बड़े प्यारे अंदाज में लेबल करके बताएगा, जैसे अभी हमें ग्राफ लेबल नज़र आ रहा है जी। फाइनल वैल्यू क्या है? ठीक है, यस फाइनल सर। 0.0999, जिसका मतलब है 0.1। यहाँ से हमें पता चल गया कि हम 1 चाह रहे थे, हमें वो नहीं मिली, ठीक है। हमें सेटलिंग टाइम भी उसने खुद से बता दिया कि कितना है, हम उसको एनालाइज, तो लिहाजा सारी वैल्यू वो खुद से आपको इंडिकेट करेगा। ठीक होगी बात? सही है जी। राइज टाइम, पीक टाइम, ये सारी चीज़ें अभी हम देख लेते हैं वन बाय। तो जब आप लेबलिंग करेंगे तो अभी तो 2 नज़र आ रही हैं आपको, सारी के जितने आपने टिक मार्क्स किए होंगे सारे आपको बता दूँ, ठीक है जी। और अगर आपने पोल ज़ीरोज़ देखने कि इसमें पोल और ज़ीरोज़ कितनी है, तो वो प्लॉट टाइप के अंदर आप आ जाएं, उसके अंदर आपको पोल्स और ज़ीरोज़, आपको पीज वो आपको पीजी के और वो पोल जेड पी के, सॉरी, वो ज़ीरो और पोल और गेन और वो कमांड लगाने की ज़रूरत है। आप प्लॉट टाइप में आ जाए, वो आपको बता देगा कि इसमें पोल्स कितने। जब उसने सॉल्व किया ना, तो अब नोट्स के तौर पे आप पे मेंशन भी है, राइट क्लिक किया है तो प्लॉट टाइप है, प्लॉट टाइप के अंदर पोल 0 है, आपने उसके ऊपर क्लिक कर दिया तो ये देखिए 2 पोल आपको नज़र आ रहे हैं। इसको मैं पहले थोड़ा क्लियर ज़रा कर। अच्छा, एक और चीज़ कि आपके कोर्स बुक के अंदर पोल्स के लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो क्रॉस का साइन लगाया होता है, और 0 के लिए सर्कल लगा होता है, ठीक है। तो जी ये पोल किस पे आ रहा है? -2 पे एक, और एक पोल किस पे आ रहा है? -10 के ऊपर। ये पहली दूसरी लैब्स में मैंने आपको 0 पोल गेन की कमांड से भी बताया था, और ख़ुद भी कहा था कि आप वेरीफाई करें, तो आपने देखा कि ज़ीरोज़ को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पोल्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। समझे बात? सो ये यस हमें सर। स्टेबिलिटी और बाकी चीज़ों में हेल्प आउट करते हैं। अब आप रहिएगा मीटिंग में ही ज़रा, तो 5 की कुछ मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली कर रहा हूँ बात, तो थोड़ा मैं ज़रा पानी वगैरह पी लूँ, थोड़ी मैं ओके ब्रेक लेता सर। हूँ। तो फिर मैं आपको इन दोनों तीनों की डेफिनेशन बता दूंगा, और फिर हमारी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, मेंटली तौर पे आप ओके भी। सर। लेकिन वो ब्रेक आपने 4 to 5 मिनट्स की ही लेनी है, क्योंकि वो फिर चीज़ें बड़ी स्कैटर्ड हो जाती हैं, ठीक है। कोई पानी ओके शानी सर। पीने की हद तक, बाहर सैर करने के लिए नहीं निकल जाना। तो ठीक है सर। मैं ये थोड़ा सा और बता के 4-5 मिनट और इस पे लगाऊंगा, फिर इंशाल्लाह फुल फ्लैज 100% आपकी लैब जो है वो बड़े अच्छे वे में क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो ज़रा मिलते हैं थोड़ी ब्रेक के बाद ना, 5 मिनट की ब्रेक के बाद, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। अभी मैं मीटिंग के अंदर ही रहूँगा, मैं बस म्यूट कर दूँगा अपने आप को।
ओके जी स्टूडेंट्स, आई एम बैक और उम्मीद है कि आप इधर ही होंगे कहीं। यस सर। ठीक है जी, हैंड रेज करें ज़रा, वन बाय वन सारे हैं इधर, ये नहीं कि ब्रेक एंजॉय करके आगे। हाँ जी 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 जी, किए रखे हैंड रेज, कुछ नहीं होता उससे, यानी कि और अच्छा कैन जी, एहसन इस्लाम ऑन सदात, अच्छा ठीक है, वैस मुनीर हैं, अच्छा जी चलें, एहसन ऑन अवैस और मुगीस और असद, ये चलें आ जाते हैं, इनको भी मैसेज कर देंगे ज़रा। सर आप हैं सर आप। आ गए। अच्छा मैं ये बुक की थ्योरी की, जिनके हैंड रेज नहीं उनको मैसेज करके बुला लो। अच्छा कंट्रोल सिस्टम्स, मैं आपके साथ जी, बुक नज़र आ रही है आपको, कंट्रोल सिस्टम्स इंजीनियरिंग की स्क्रीन पे आई यस होगी। सर। ठीक है जी, हम इसमें चैप्टर नंबर 4 पे आ जाते हैं। वैसे मैं आपको वो 2 पे दिखाता हूँ ज़रा, मैं जिसकी बात करना चाह रहा था। और अभी अब देखें ना तो ये ऊपर हेडिंग नज़र आ रही है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम ट्रांसफ़र फंक्शन। मैंने कराना कुछ नहीं, बस आपको उतारा 2.8 आर्टिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, ये वही चीज़ है जो लैब में हम देख रहे हैं। जी सर। जी सर। ठीक है, सो ये पूरा सारा ये देखें सारा सवाल हुआ और इवेंचुअली आपके पास ट्रांसफ़र फंक्शंस वगैरह इसका सारा, ठीक है ये देखें समहाउ वो पूरा प्रॉपर आपको एक वे में बता रहा है कि किस तरह से आपने चीज़ों को लेके चलना, और सारा वो दिया और पूरा फुल फ्लैज उसका जो है वो एक पूरा एक टॉपिक है। और ये देखें इसी तरह 2.11 है लीनियराइजेशन, और ये जो 2 प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे वो भी बीच में आपके पास आएगी। ये पूरा वो ग्राफ वाफ सारा बना हुआ है, ये जस्ट आपको एक बता रहा हूँ कि आप कहाँ कहाँ पे क्या क्या, फिर नॉन लीनियरिटी पे भी आपके पास आ जाएगा। तो ये जो एक टर्म आई थी बीच में लीनियर नॉन लीनियर की, तो उस सेंस में आपको लीनियर और नॉन लीनियर दोनों टॉपिक जो हैं वो चैप्टर नंबर 2 के। अब हम आ जाते हैं अपने काम के ऊपर, जो टाइम रिस्पॉन्स जिसको हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कह रहे होते हैं ना, तो ये हमारा है जहाँ से मैंने आपको वो एक चीज़ दिखानी थी। सो अभी ये जो हमारे पास सिस्टम था ना, ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, वो मुझे कैसे पता चलता है, उसके अंदर 2 पोल्स है, ठीक है, एस की जो पावर होती है, ठीक है, वो मुझे बता रहा होता है कि कितने ऑर्डर का वो जो सिस्टम है, डिनोमिनेटर में एस की जो पावर है वो मुझे जो है वो जाहिर कर रही होती है कि चलिए मैं अपने ग्राफ पे आ जाता हूँ, जो जिस चीज़ की वजह से मैं आपको यहाँ पे लाया था। ये आपके पास मैं इसको ज़रा स्क्रीन को इसको चाहे आप नोट डाउन कर लें, मतलब फिगर आपके पास आएगी जी, फिगर 4.14 ना, ठीक है, ये आपके पास फिगर है जी।
और आई होप सो कि सारे इसको देख रहे होंगे। देख रहे हैं? यस सर, देख Yes, रहे sir. ठीक है। तो अब इसमें देखिए उसने एक लगाया हुआ सी फाइनल। सी फाइनल से आपको क्या फील हो रहा है? यहाँ पे उसने लिखा हुआ सी फाइनल, और ये लिखा हुआ सेकंड ऑर्डर अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन है ना। सी फाइनल से क्या मुराद है? सर हमारी जो फाइनल आउटपुट आ रही है, जो फाइनल आपके आउटपुट आ रहे हैं, और वहाँ पे आपको, आपने जब स्टेडी स्टेट वैल्यू पे क्लिक किया था तो उसने क्या लिखा हुआ था ग्राफ के अंदर? फाइनल वैल्यू 0.099999। आप कितनी फाइनल वैल्यू चाह रहे हैं? 1 चाह रहे हैं, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है उसको मैं साथ में रेड कलर का निशान लगाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी वेव है ना। ये देखें, ये सिस्टम का रिस्पॉन्स है, साथ साथ मैं मूव कर रहा हूँ कर्सर को, ठीक है। ये 1 से ऊपर निकल रहा है, ठीक है, ये देखें 1 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। फिर नीचे आने की कोशिश की, फिर 1 पे है, फिर 1 से थोड़ा नीचे आ गई, ये फिर बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। हम बताएं सारे लोगों को, ये मैं साथ साथ कर्सर मूव कर रहा हूँ, आइडिया हो गया कि ग्राफ कौन सा बना हुआ ओरिजिनली वैसे? जी यस सर। सर। ठीक है, अच्छा जी, ओके। आप देखिए सेटलिंग टाइम को उसने बड़ा बाहर करके कहीं जाके TS लगाने की कोशिश की है। अदरवाइज़ तो ये जब पहली दफ़ा 1 पे आया था या कहीं दूसरी दफ़ा 1 के करीब से गुजरने लगा तो वो लिख दे यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब है कि डेफिनेशन में कुछ पेचीदगियाँ हैं, ठीक है। फिर आप एक और चीज़ देखें तो उसने लिखा हुआ 1.02 सी फाइनल और 0.98 सी फाइनल। इसका मतलब पता है क्या? ये ±2% को उसने लेबल किया हुआ। किसको लेबल किया हुआ? +-2 का। ±2% किस चीज़ का? फाइनल वैल्यू का, जो आप चाह रहे हैं। अगर आप 100 वैल्यू चाह रहे हैं तो 100 का जो ±2% क्या होगा? 102 और 98 और 102। 1 का ±2% क्या होगा? 1.02 और 0.98। 1000 का ±2 क्या होगा? 1020 और 980, ठीक है। इसको भी देखते हैं क्यों लिखा हुआ है। फिर ये उसने लिखा हुआ सी मैक्स, जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। साफ ज़ाहिर है जब मैक्सिमम वैल्यू आपको मिली है तब आपने उसको लिख दिया, ठीक है। इसी तरह उसने लिखा हुआ 0.1 सी फाइनल, 0.9 सी फाइनल। ये 0.9 का क्या मतलब है? 90%। क्या 90%? इसका क्या मतलब है? 10%। किस चीज़ का 10% या 90% भैया? सी फाइनल का सर। सी फाइनल का फाइनल वैल्यू। और ये मैं इसको 10 और 90% में आपको क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ? ताकि आप इसको रट्टा लगा के ना बैठ जाएं। अभी मेरी फाइनल वैल्यू 1 है, लाजमी तो नहीं है कि हर जो भी मैं काम कर रहा हूँ मेरी फाइनल वैल्यू 1 हो। क्या ख्याल? ज़रूरी नहीं है। सो जो कुछ चीज़ें उसने हाईलाइट की ना, मैंने उसका आपको मतलब अभी बता दिया। अब बिल्कुल आराम सुकून से मैं क्लियर कर दूं सारों को, ये जो मैंने निशान वगैरह लगाए क्लियर करते ना कि इनसे बन क्या रहा है, सिर्फ तस्वीर की हद तक। अभी सारी डेफिनेशन विद इन 1 मिनट इंशाल्लाह क्लियर हो जाती। अब मैं सबको करता हूँ ख़त्म। इसको मैं थोड़ा स्मॉल साइज़ में करता हूँ। तो सेटलिंग टाइम की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं जी। सेटलिंग टाइम, मेरे भाई सेटलिंग टाइम की मेरे पास जो डेफिनेशन है गौर से देखना, उम्मीद है सारे इधर होंगे। सेटलिंग टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिएंट, इसको ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कहते हैं। ये जो आपके सामने तस्वीर बनी हुई है, जो रिस्पॉन्स आया हुआ, ठीक है। डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये ऑसिलेशन होती हैं, डैम्पिंग होती है। ये आप अभी चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, सेकंड ऑर्डर में 4 टाइप्स होती हैं। सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिएंट डैम्प्ड ऑसिलेशन, इसको आप आसान अल्फाज में क्या लिखे बिगिनर के तौर में? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, या फॉर द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, या सिर्फ रिस्पॉन्स या सिस्टम को जो वक्त रिक्वायर है, ठीक है, आसान होगी चीज़। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिएंट डैम्प्ड ऑसिलेशन टू रीच, कहाँ पर रीच करना है? फाइनल वैल्यू पे। टू रीच एंड स्टे विद इन ±2% ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू। स्टेडी स्टेट वैल्यू हमारी कौन सी है? 1। वही आपकी फाइनल वैल्यू, वही आपकी डिजायर्ड वैल्यू, वही आपका स्टेप रिस्पॉन्स, वही आपकी वो डेस्टिनेशन, सारे माँ। सो अब इस बात का आप मुझे तर्जुमा बताएं कि क्या कहने की कोशिश करा, फिर मैं भी अभी आपको बताता हूँ।
सर वो ये कह रहा है कि हमारी जो ऑसिलेशन हो रही है ना, जो डैम्पिंग हो रही है, एक ओवरशूट जा रही है हमारी और एक अंडर डैम्प हो रही है, वो चीज़ जब तक +-2% के दरमियान में नहीं आ जाती, वो जब +-2 पे आज के रुक जाएगी, वो हमारा जो है वो सेटलिंग टाइम हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ठीक होगी बात। वो कहने की ये कोशिश कर रहा है कि आपने 1 वैल्यू तो अचीव करनी ही करनी है, ठीक है, लेकिन आप 1 को अचीव करें और +-2% के अंदर रहें, फिर उससे बाहर ना निकलें। ये नहीं है कि बार बार आप कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे आ रहे हैं। ये देखिए आप ऊपर चले गए, सारों को नज़र आ रहा है ऊपर चले गया का सर्कल, जी सर। ऊपर चले गए। यहाँ पे आप देखिए आप नीचे निकल आए, ऐसे ही, यस सर ऐसे ही। ठीक है। लेकिन अब मैं आखिरी सर्कल लगाने लगा हूँ, उसके बाद आप बाहर नहीं आए। ये देखें, इस सर्कल के बाद आप बाहर नहीं आए, ये जो सर्कल है ऐसे ही सर। अब आप रीच किया और +-2 का आपको गुंजाइश हासिल है और आप उसके अंदर ही रह रहे हैं। तो अब देखिए उसने TS यहाँ पे लिखा हो, देखें नीचे दायरा मैंने नीचे लगाया एक्स एक्सिस के ऊपर, TS सेटलिंग टाइम। यस सर। तो क्या ख्याल है, सलीस उर्दू नहीं करनी है कि जब आप सेटल हो जाएं तो उस चीज़ को सेटलिंग टाइम कहते हैं। सेटल क्या मतलब 50,000 तनख्वाह पे लग जाए, इसके अकॉर्डिंगली प्यारे भाई जवाब देना, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा होता वो फिर उसकी सलीस उर्दू करने की कोशिश करते हैं। तो टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है, कि आप स्टेडी स्टेट वैल्यू को मीट करने की कोशिश करो विद इन। क्लियर है जी पूरी क्लास में किसी को सेटलिंग टाइम का ना आइडिया हो? ओके जी। उसके बाद था जी स्टेडी स्टेट, ठीक है। अब स्टेडी स्टेट वो साफ ज़रा चैप्टर नंबर 7 में मैं उधर नहीं भगा के आपको लेके जाता। आपको एक सिंपल सी बात पता चल गई कि यार मुझे 1 वैल्यू चाहिए थी, लेकिन जब मैंने स्टेडी स्टेट वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर पीक टाइम, राइज टाइम, सेटलिंग टाइम, स्टेडी स्टेट पे टिक्स लगाए, सारे चारों टिक लगाए हैं, तो उसने ग्राफ के ऊपर आपको क्या जाहिर किया हुआ था, फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू 0.0999। तो आपको खुद से आइडिया हो रहा है कि मुझे 0.1 वो वैल्यू शो करवा रहा है, मुझे 1 चाहिए थी। तो एरर के मामले में तो क्लियर है ना, क्या ख्याल है कि फ़र्क कितना आ रहा है, ठीक है प्यारे भाई, कितना डिफरेंस आ रहा है। आप उसका परसेंटेज ले ले तो परसेंटेज एरर आ जाएगा, उसको भी मैं एनालाइज कर सकता हूँ। और एक चीज़ लिखी थी ओवरशूट। अब ओवरशूट भी आपको लफ्ज़ से मतलब पता चल रहा है कि जितना आप ओवर जा रहे हैं, जितना वो किसी मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं, और किससे ओवर जा रहे हैं, किससे ओवर जा रहे हैं भला, रेफरेंस क्या मेरे पास सर 1 है, ठीक है, और परसेंटेज की फॉर्म में। तो द अमाउंट, ये परसेंटेज ओवरशूट पे लिखा हो, the amount that the waveform overshoots the steady state और final value, final value या steady state से overshoot करना और कहाँ पे जाना है, at the peak time, जब आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी उस वक्त जो वक्त होगा उसको आप पीक टाइम कह लेते हैं। नीचे उसने TP लिखा भी होगा, एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू। इससे आसान, ये तो अभी पता चल गया, इससे भी आसान जो चीज़ समझ आने में, ये अब चीज़ अब इससे भी आसान अल्फाज में अब देखिए कि पता तो आपको लग गया कि काम चल क्या रहा है ना। परसेंटेज ओवरशूट को पढ़ने की इसको कोशिश करें, क्या लिखा हुआ, सी मैक्स माइनस सी फाइनल ओवर सी फाइनल, कि मैक्सिमम वैल्यू जो आप जहाँ पर ओवरशूट करके गए हैं किससे फाइनल वैल्यू की निस्बत, और उसका फॉर्मूला लगा के आपने निकाला हो। तो ये एक वे होता है कि परसेंटेज ओवरशूट आप कैसे कर रहे हैं, कितना आप ओवरशूट कर रहे हैं फाइनल वैल्यू से इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। तो अब आपको तीनों वो वर्ड क्लियर है कि उसने कहा जी परसेंटेज ओवरशूट इतनी हो, सेटलिंग टाइम इतना हो, स्टेडी स्टेट इतना हो। यस सर। क्लियर है जी? अच्छा सो अब मैं मैनुअल पे वापस आ जाता हूँ। अब उम्मीद है कि उसका कोई भी जो चीज़ है वो अब अनक्लियर नहीं है मेरे पास। अभी मैनुअल है आपके सामने? जी सर। ठीक है, यस सर। ओके। सो अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप 100% हर एक चीज़ के बारे में क्लियर हो चुके हैं कि जी सेटलिंग टाइम आया कहाँ से और मतलब क्या होता है,
फाइनल वैल्यू आई कहाँ से और लेट से जी मतलब क्या होता है वो तो आपने राइट क्लिक किया तो उसने सारों पे टिक लगाया, उसने सारी चीज़ें आपको शो करवा दी ना। लेकिन इससे मुराद क्या होता है, इससे मतलब क्या है और क्या मामलात हैं। अच्छा तो अच्छा लैब का ना जो मेन मकसद है ना वो यहाँ पर आलमोस्ट हल हो गया। उम्मीद है कि आपको इसमें किसी चीज़ में कोई इशू वगैरह तो नहीं है। नो सर। इसका एक इंटरलिंक्ड यानी कि इसके अंदर एक छोटा सा पोर्शन है, लेकिन यहाँ तक एक दफ़ा काफ़ी हद तक चीज़ें कंप्लीट हैं। उस पर मैं अभी बाद में जाता हूँ। किसी बंदे को कोई किसी किस्म का जी क्या मॉडलिंग होगी, किधर से सर आए हैं, कहाँ पे गए हैं, सारे मामला क्लियर है नो 100%? सर। हाँ जी सर। जी सर। अच्छा अब मैं वो जो इंटरलिंक्ड वाली चीज़ है ना ये इससे है, इससे जुड़ी हुई लेकिन थोड़ी सी मुख्तलिफ। आपने जो लैब पूरी मैंने आपको समझाई है उसको आप अपने जहन में कहीं सेव कर लें। अब उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ बातें करते हैं। वो इस सेंस में है कि आपके पास दो पोल आए थे, वो आप मुझे ये बताएं कि दोनों जो पोल थे, ये आपके सामने अभी पिक्चर लगाई हुई है, ये जो प्यारे भाई दोनों पोल हैं, ठीक है, ये पोल किस पे आ रहा है, -2 पे, ऐसे ही है? यस सर। एक पोल -2 पे और एक पोल -10 पे। नहीं भी कैलकुलेटर नहीं मैट लैब तो आप डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करके उसके रूट्स निकाल लें, ऐसे ही है ना। मैट लैब है तो काम ही आसान है ना। मैट लैब है तो मल्टीपल आपके पास वेज हैं, रूट्स करें कैलकुलेट, चाहे 0 पोल गेन से करें, चाहे ये LTI व्यू की कमांड अभी जो लगा के आपने करेक्टरिस्टिक्स प्लॉट टाइप के अंदर जाके ये काम किया ये करें। सो मल्टीपल वेज हैं, ये इशू नहीं है। अब एक -10 पे है और एक -2 पे है, तो ये मुझे बताया कि ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है या फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है? सर सेकंड ऑर्डर। बिल्कुल ठीक बात है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक है जी। अब यहाँ पे टास्क 3 पे लिखा है डिटरमाइन द डोमिनेंट पोल ऑफ द सिस्टम फ्रॉम पोल 0 प्लॉट। पोल 0 प्लॉट ऊपर देखा अभी -2 और -10 वाला जो था, तो उससे क्या फाइंड आउट करना हमने? डोमिनेंट पोल सर। डोमिनेंट पोल। पोल का पता है, पोल क्या होता है वो तो पता ही हो, क्या ख्याल भाई? 0 पोल वर्ड जो हम पढ़ रहे होते हैं, नहीं आइडिया यार? पार्टिसिपेशन तो अच्छी किया करें ना, आपके सामने जब से लेक्चर स्टार्ट हुआ है अनलिमिटेड टाइम से बोल रहा हूँ, तो रिस्पांस तो सही किया करें ना। हाँ जी, क्या प्लॉट का पता है मतलब सर? किसका सर? प्लॉट का। प्लॉट सर ये तो हम पोल का। पोल जो रूट्स होते हैं डिनोमिनेटर सर, डिनोमिनेटर के जो रूट्स होते हैं। इसकी और भी एक बड़ी प्यारी डेफिनेशन है, उसको आप ज़रा इंटरनेट पे आपने सर्च करना है कि व्हाट इज़ पोल एंड ज़ीरोज़, और उसमें पढ़ने की कोशिश करना है कि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से हट के क्या वहाँ पर आपको लिखा को आता है, कुछ समझ लगती है, कुछ क्या चीज़ें। इसकी बड़ी एक मुनफरिद दुनिया, वो आपकी बुक के अंदर भी है जिक्र, माइट भी चैप्टर नंबर 4 के अंदर कहीं आएगा शायद जिक्र। सो डोमिनेंट का वर्ड का मतलब पता है? व्हाट इज़ डोमिनेंट क्या मतलब होता है सर? मतलब प्रोमिनेंट हो जाना या जिसका डोमिनेट स्टैंड करना, डिफरेंट होना सब। ठीक है, जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो, जो असरअंदाज हो रहा हो, जो दूसरे को दबा दे, जो खुद ही चौधरी बन रहा हो। जी सर। ठीक है, जिसकी इजारादारी हो, ठीक है, जहाँ पर 2 पाकिस्तान हो, 1 पाकिस्तान हो, ठीक है। सो डोमिनेंट पोल ये है कि जो अब यहाँ पर उससे क्या मुराद है, डोमिनेंस का मतलब ये है कि वो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा हो, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो। तो 2 पोल हैं, उसमें से हमने ये देखना था कि डोमिनेंट कौन सा, ठीक है। अब ये चीज़ भी आपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर ही पढ़नी है, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको हल्के फुल्की आंच पे कॉन्सेप्ट देता जाऊँ कि आपके पास 2 पोल हैं। अब मैंने विंडो को आधा आधा दिखाया हुआ, एक -2 के ऊपर और एक -10 के ऊपर। तो देखें कि ओरिजिन के करीब तर कौन सा है,
-2 ओरिजिन के करीब होता है या -10 ओरिजिन के करीब होता है? सर -2 -2 ओरिजिन के करीब होता है। ये जब आप चैप्टर नंबर 4 के आगाज़ में आएंगे ना, तो आप वहाँ पर वैल्यूज़ ये पुट करेंगे, ये -2 या -10 वाली, और वहाँ पर एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पर इस बात को आपने ख़ुद से ही एनालाइज करना है, ये जो मैं बात कह रहा हूँ अपने तौर के ऊपर ही, ठीक है। और अगर कोई कंट्राडिक्शन नज़र आए तो मेरे से ही डिस्कस करना है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि एक -2 और एक -10 है, तो जो ओरिजिन से जितना अवे जाता है ना, उसका असर उतना ज़ायल होता जाता है, उसका असर उतना कम होता जाता है। जो ओरिजिन के करीब होता है उसका असर ज़्यादा होता है, उसका रिस्पॉन्स के ऊपर इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, वो डोमिनेंट ज़्यादा होता है। इसका बाकायदा मैथमेटिकल जो है वो क्या उसको कहते हैं बैकग्राउंड है, और इसकी पूरी एक इसको डिफेंड भी हम कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है, प्रूव है पूरा इसका, ठीक है। लॉजिक है इसके पीछे पूरी, ठीक है। वैसे हवाई बात नहीं है ये जो मैं अभी आपको कह रहा हूँ। अच्छा, अब -10 जी सर सिस्टम की स्टेबिलिटी भी इफेक्ट होती है इसकी वजह से? सिस्टम्स की जो स्टेबिलिटी है वो पोल पर ही डिपेंड करती होती है, और वो हमने ना होता है कि लेफ़्ट हाफ प्लेन पे या राइट पे है, तो राइट पे है तो अनस्टेबल हो जाता है, अगर लेफ़्ट हाफ प्लेन पे है तो वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। ये भी अभी नेक्स्ट लैब में मैं आपको बताऊंगा स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टेबल है, अनस्टेबल और मार्जिनली स्टेबल है। तो ये पोल्स पे ही डिपेंड कर रहा होता है कि पोल्स लाई कहाँ पे कर रहे हैं, कौन से हाफ प्लेन पे लाई कर रहे हैं, राइट हाफ प्लेन, लेफ़्ट हाफ प्लेन या इमेजरी पे। तो ये भी इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ये भी एक दो लैब थ्योरी से पहले आप पढ़ लेंगे, वो भी इंशाल्लाह अच्छे वे में आपको बताऊंगा कि कैसे। तो पोल से हमें पता चलता है स्टेबिलिटी का, नो डाउट। इसकी मैथमेटिकल भी फाइंडिंग्स होती हैं, वो आप चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ग्राफ से देख लेंगे और इंशाल्लाह काफ़ी अच्छे वे में हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो मैथमेटिकली राउथ-हर्ट्ज़ क्राइटेरिया वो आप पढ़ेंगे, लेकिन बिफोर दैट हम इंशाल्लाह क्लियर होंगे इस बारे में लैब के अंदर ही। सो अब -10 का असर कम है तो -2 वाले का असर ज़्यादा, वो बता दिया मैंने कि ओरिजिन के करीब है, और वो मैथमेटिकली भी उसका लिंक है। वो चैप्टर नंबर 4 के स्टार्ट में आपके पास इक्वेशंस होंगी और उसके अंदर आप वैल्यूज़ पुट करके उसको देख सकते हैं। वहाँ पर जिक्र आएगा कि ये जी रिस्पॉन्स स्लो है या रिस्पॉन्स फास्ट है, इस तरह के जिक्र आएंगे, तो तब आपको आइडिया होगा कि आप उस तरफ आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, अब -10 अगर नहीं ठीक, सॉरी बहुत अवे है या उसका असर कम है, तो मैं उसको इग्नोर भी कर सकता हूँ। अब इग्नोर करने का भी एक असूल होता है कि अगर आपने किसी पोल को ख़त्म करना है और अप्रॉक्सीमेट करना है सेकंड ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर के तौर पे, तो वो 5 टाइम्स अवे हो फ्रॉम द अदर पोल, ठीक है, ठीक है। वो दूसरी जिस पोल के 2 पोल है ना, तो आप एक को रखना चाह रहे हैं, एक को इग्नोर करना चाह रहे हैं, तो जिसको इग्नोर करना है, जिसको ख़त्म करना है, जो आप चाहते हैं कि इसका असर कम है, तो कम से कम 5 टाइम्स अवे हो, ठीक है, उस पोल से। तो ये भी अब तो -10 को मैं इग्नोर करके सिर्फ -2 को भी लिख सकता हूँ और इस सेकंड ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर में लेके आ सकता हूँ, अप्रॉक्सीमेशन बन जाएगी। अच्छा जी, हाँ जी, जी सर। सर पास वाले पोल को अगर हम रिमूव करते हैं और फार अवे वाले को रखना चाहें, ऐसा पॉसिबल कंडीशन है? नहीं, आप इसलिए पाकिस्तान की सियासत में पढ़े, इलेक्टेबल्स की सियासत है, थोड़ी दिलचस्पी है वैसे। जिनका शख्सी वोट होता है, जिनका कद ज़रा बड़ा होता है, ठीक है, उनको नहीं इग्नोर करते होते। ठीक हो गया। अभी आपको लॉजिक का नहीं पता बेसिकली ना, उसमें वजह ये है कि इनका रिस्पांस बहुत स्लो होता है और स्लो रिस्पांस वाले को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब ग्राफ बनेगा उसकी डोमिनेंस उस पर आ रही होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मिसाल देता हूँ बड़ी आसान सी। एक स्टूडेंट है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 29 के 29 ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये कहेंगे जी मैं उन एक को देख के खुश होता रहूँ, 29 के असर को जो है वो भूल जाऊँ, भाई वो डोमिनेंट ही वो कर रहे हैं, ऑन एवरेज मेरे पास सारे फेल हुए पड़े, समझ रहे बात, ठीक है ना। 10 की क्लास है, 7-8 उसमें F ग्रेड पे पहुंचे हुए, 2-3 कहीं और इधर उधर फिर रहे हैं, काफ़ी सारे ग्रेड्स होते हैं, कहीं ना कहीं कोई बैठा हुआ है।
सो मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ, उनके रिस्पॉन्स को मैं कैसे, अब यहाँ पर मिसाल देने का मतलब क्या है, यहाँ पर तो मैं स्पीड को नहीं ना देख रहा, ट्रांजिएंट वांजिएंट को नहीं देख रहा, यहाँ पर मेरा एनालिसिस क्या है कि यार एवरेज के ऊपर कितने आ रहे हैं, एफ ग्रेड्स के ऊपर कितने आ रहे हैं, ये डोमिनेंस का एक वो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है। ठीक हो गया सर। पॉलिटिक्स की क्यों मिसाल दे रहा हूँ कि उनको अगर इलेक्टेबल्स को अगर मैं छोड़ता हूँ, शख्सी वोट वालों को छोड़ता हूँ, मैं इलेक्शन लूज कर जाऊँ, ठीक है। सो डोमिनेंस वाले को नहीं छोड़ा जा सकता, उसका रिस्पांस जो होता है वो रिस्पांस उसने स्लो किया होता है, आपका जो पूरा ग्राफ है उसके ऊपर उसका पूरा एक प्रॉपर एक इम्पैक्ट होता है। ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये सेटलिंग, राइज, पीक, शीक, ये पोल्स पे तो डिपेंड कर रही हैं। सही सर फिर फार अवे वालों को क्यों रिमूव कर देते? क्या हुआ सर फिर फार अवे वालों को क्यों रिमूव कर देते हैं? वो भी तो सर उनका अपना फास्ट रिस्पॉन्स होता है ना, ठीक है। उनको जैसे आउटलायर हैं, आपकी पूरी क्लास है तो एक लड़के ने ले लिया 90, बाकी 70 पे बैठे हुए, तो उस एक आउटलायर को मैं निकाल दूंगा बीच में से, और बाकी 70 के रिस्पेक्ट से लेट से मैं कहता हूँ कि जी इनके हिसाब से देख लेते हैं। या जैसे आप होता है कि आप कहते हैं सर जी वो तो है जी टॉपर फलाना बच्चा, सर जी उसने तो हर वक्त ही ले लेने होते, आप सर हमें देखें बड़ी मुश्किल हालात में, नाजुक सूरत हाल में, हमारे रिस्पेक्ट से बात सर करें, वो तो पता नहीं क्या है या वो पता नहीं क्या है। या एक बच्चा गड़बड़ कर दे तो बंदा खफा हो जाए, तो आप कहेंगे कि सर जी अब उसको छोड़ें जी, सर जी वो तो है ही, सर आपको पता ही है, आप सर आप हमसे तो ना खफा, हम तो दिल से सर चाहते हैं, 30 बच्चे सर आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, वो तन्हाई में बैठ के जो है वो मोहब्बत का इजहार करते रहते हैं। सो फिर मैं कहूँगा कि चलें जी उसको साइड पे कर देते हैं, ठीक है। इनके रिस्पेक्ट से, बाकियों से मैं नहीं खफा होता, ठीक है। वो उसके अंदर ही कवर हो जाता है ना, एक का सेटलिंग टाइम 1 सेकंड है और एक का 2 सेकंड है, तो अगर मैं 2 सेकंड वाले को रख लेता हूँ 1 उसके अंदर ही कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ी वो राज की बातें हैं, लेकिन अभी चूँकि आप वो बैकग्राउंड नॉलेज में या प्रैक्टिकली उस पॉइंट पे पहुँचे नहीं ना, तो इस वजह से शायद थोड़ी दुश्वारी हो रही हो, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने दूर करने की कोशिश तो की है, टेक्निकली नॉन टेक्निकली। उम्मीद है थोड़ा बहुत ही फाका हो गया होगा। यहाँ पे उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, कहता है फर्दर मोर सिंस द वन पोल इज़ 5 टाइम्स मोर नेगेटिव देन द अदर, तो 5 टाइम्स मोर नेगेटिव है, लेफ्ट हाफ प्लेन पे पोल पड़ा हुआ था, दोनों ही लेफ्ट हाफ प्लेन पे। राइट हाफ में होते तो क्या होता, कोई 2 पे पड़ा होता, कोई 10 पे पड़ा होता, अब नेगेटिव पे पड़े हुए ना, -2 -10 लेफ्ट हाफ प्लेन पे नेगेटिव प्लेन में, तो -10 वाला जो है वो 5 टाइम्स अवे है, मोर नेगेटिव है देन द अदर। देन द अदर का क्या मतलब है, 2 वाले से, ठीक है। द स्लोअर ऑफ द 2 पोल्स विल डोमिनेट द डायनामिक्स, तो जो दोनों में, मैं आपको पहले कह रहा था, दोनों में से जिसका स्लो रिस्पॉन्स होगा वो डोमिनेट कर रहा होगा। लेट्स से 2 वाले का सेटलिंग टाइम है 3 सेकेंड, -10 वाले का 1.5 सेकेंड, तो मैं 1.5 सेकेंड्स को इग्नोर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, क्योंकि 3 सेकेंड के अंदर 1.5 भी कवर हो जाना है, समझ रहे बात को, 3 सेकेंड के अंदर 1.5 वाला भी। लेकिन अगर मैं कहूँ जी 1.5 सेकेंड वाले को मैं रख लेता हूँ, तो वो तो गलत एक पिक्चर में शो कर रहा हूँ। एक तो पोल बीच में 3 सेकेंड पे भी जाके सेटल हो रहा है, मैंने उसको इग्नोर कर दिया और मेरा तो रिस्पॉन्स ख़राब आ जाएगा। मैं 1.5 की अगर मशहूरी करना शुरू कर दूँ तो 3 वाला तो मेरी इंसल्ट ही करवाएगा ना। तो अगर मैं मशहूरी 3 की करूँ तो अच्छे वाला बीच में खुद ही कवर हो जाएगा। मैं अपनी बात से तो नहीं ना कंट्राडिक्ट हो रहा, क्या ख्याल है? सही है? बिल्कुल सर, सही है। अगर मैं मतलब कहूँ कि मेरे जो बहन भाई हैं ना वो 70% तक मार्क्स ले लेते हैं, तो आपको 70% वाला नज़र आ गया, एक 90 वाला नज़र आ गया, तो आप थोड़ा खुश हो जाएंगे, आप कहेंगे सर जी आप तो बड़े आजिज़ हैं, आपने सर बात बताई नहीं, एक तो माशाल्लाह 90 वाला भी है। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरे बहन भाई 90 लेते हैं, तो बीच में एक 70 वाला जब आपको नज़र आएगा और कहना सर जी अब हमारे साथ गोलियाँ करवा रहे हैं, 70 वाले का बताया ही नहीं है सर, उधर जी वो गप्पे छोड़ रहे थे। क्या ख्याल है? व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप मैसेज करेंगे कि आज सर की वो मिला हूँ तो सर तो उसको झूठ बोल रहे थे यार। सही है? नहीं सर ऐसा नहीं थोड़ा ज़रा सही दिया। सो समझ जाए बस हल्का हल्का। सो फर्दर मोर सिंस द वन पोल इज 5 टाइम्स मोर नेगेटिव द अदर, द स्लोअर ऑफ द 2 पोल्स विल डोमिनेट। स्लोअर वाला जो है वो डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। और स्लोअर जो ओरिजिन के करीब होता है वो स्लोअर होता है, वो आप उसको इवेंचुअली आप लोगों को उसका आइडिया हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ द पोल एट s इज इक्वल टू -2 प्राइमरली डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स। क्यों मैं कह रहा हूँ स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स?
लेट से ये 3 पे आता है, 4 पे आता है, 5 पे आता है, इसने डिसाइड करना है कि आप क्या कंपेन करें, क्या करैक्टरिस्टिक्स मेंशन करें। ठीक है, ये स्लो होना है तो इसकी आप ऐड देंगे, इसका मेंशन करेंगे, इसका आप क्लेम करेंगे। ठीक है, सो डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम एंड द सिस्टम बिहेव सिमिलरली टू अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। 2 से आप एक पोल को इग्नोर करके 1 पे आ गए, तो ये डोमिनेंट पोल का भी आपने कॉन्सेप्ट देख लिया, ओरिजिन के करीब और दूर का भी देख लिया। ठीक है, लेकिन जब आप चैप्टर नंबर 4 खुद ही पढ़ेंगे ना, तो आपने मुझे खुद ही लैब में या किसी मुकाम पे बताना है कि सर जी हमने चैप्टर नंबर 4 के वो स्टार्ट वाली चीज़ें पढ़ी हैं और वहाँ पर हमने थोड़ा गौर व फिक्र शुरू किया है, ये बातों को वहाँ पर थोड़ा सोचने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब कभी आप चैप्टर 4 पे आए तो आपने खुद से याद रखना है। और जब आप पढ़ें कि ये जो पोल ओरिजिन के करीब है, ओरिजिन से दूर है, इसका रिस्पॉन्स स्लो है, इसका फास्ट है, इस तरह की जब आप बातें चैप्टर नंबर 4 में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तब आपने मुझे याद करना है। फिर मुझे ज़रा खुशी होगी कि अच्छा ये उन चीज़ों को कोरिलेट कर रहे सम हाउ, वहाँ पे हम थोड़ा मज़ीद पॉलिश कर लेंगे आपके कॉन्सेप्ट अगर कहीं कमी बेची हुई तो। सो ठीक होगा बात, जो मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, मैं उसको, अब उसने एक चीज़ लिखी है, मैंने आपको पहले बताया कि लैब बिल्कुल अब साइड पे रह रही है, लैब मतलब एंड है बिल्कुल, हम कुछ और बातें मार्फत की बातें डिस्कस कर रहे हैं। मैंने ये चीज़ लिखी है, आरपी मोटर इज इक्वल टू 0.1 बाय 0.5 इंटू एस प्लस 1। आप मुझे बताएं कि इसको अगर आप सॉल्व करें तो इसके पोल की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि इसकी इक्वेशन जो हमारी है ना 0.5 एस प्लस 1, ये डिनोमिनेटर की इक्वेशन, इसको 0 की को रख लें तो आपके पास रूट्स आ जाएंगे। तो एस की जो रूट्स निकलेंगे वो क्या रूट्स निकलेंगे, -2। ठीक है, ऐसे ही है। यस भाई कह दें, अगर ऐसे नहीं है तो कह दें कि सर गलत बात आप कर रहे हैं, अगर कह रहे हैं सर जी नहीं ठीक है। सो ये जो ऊपर बातें डिस्कस की हैं, मैंने एक ऐसा सिस्टम खुद से बना लिया है जो कि फर्स्ट ऑर्डर है लेकिन रिप्रेजेंट कर रहा है उसी सेकंड ऑर्डर को, अप्रॉक्सीमेट करके बना लिया। ठीक है, यस सर। जी सर। ठीक है, तो आप जब LTI व्यूअर वाला आपके पास वो विंडो आ रही होगी तो आप इंपोर्ट करके ना फ्रॉम द फाइल मेन्यू एट द टॉप ऑफ द LTI व्यूअर, फाइल मेन्यू के अंदर जाके इंपोर्ट की ऑप्शन होगी, तो आप उससे आरपी मोटर है ना, फ्रॉम द रिजल्टिंग विंडो चूज आरपी मोटर फ्रॉम द सिस्टम इन वर्क स्पेस एरिया एंड देन क्लिक ओके। बट आप क्या करेंगे कि आपके पास जो LTI व्यूअर की वो कमांड आ रही होगी ना, सॉरी पूरी विंडो शो हो रही होगी, फाइल मेन्यू में जाके आप इंपोर्ट में चले जाएं और वहाँ पर आपसे ट्रांसफ़र फंक्शन का या किसी चीज़ का जब पूछेगा, वहाँ पर आप ये जो आपने खुद से आरपी मोटर लिखा है ना, इसको सपोज सेलेक्ट कर लें। मैं इस चीज़ को ना बीच में इंपोर्ट करूँगा, मैं देखता हूँ कि इसका मुझे बेनिफिट क्या होता है। जब मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है, तो अब वो क्या कर रहा है, LTI व्यूअर शो प्लॉट्स ऑफ बोथ द ओरिजिनल एंड द रिड्यूस्ड ट्रांसफ़र फंक्शन। ये रिड्यूस वाला है, ये आप सेकंड से 1 पे आए हैं, आपने कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ नई चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो दोनों अब इसमें होगा क्या मेरे पास, और देन यू कैन स्विच बैक टू द स्टेप रिस्पॉन्स प्लॉट आई वगैरह, वो सारी चीज़ें हम ये देखें। अब आपके पास ना देखिए दो, एक क्या लिखा हुआ जी, ये देखिए उसने कलर भी बताया कि पी मोटर का कौन सा कलर है और लेट से आरपी मोटर का कौन सा कलर है, और आप ये अपने ग्राफ देख लें। ठीक है, दोनों में हल्का फुल्का आपको फ़र्क भी नज़र आ रहा होगा, ऐसे ही है। अब मकसद क्या है, ये तो हो गया ना, काम बढ़ गया आप लोगों का, परेशानियों का आलम है, बड़े मसाइल बन गए। आप जब इसको ड्रॉ करेंगे ना सारे मामला, तो अब जब आप करैक्टरिस्टिक में दोबारा जाके सेटलिंग और राइज टाइम वगैरह देखेंगे ना, तो आपके पास इसका जो सेटलिंग टाइम है ना और राइज टाइम वगैरह और सारी जो करैक्टरिस्टिक आप एनालाइज करना चाह रहे थे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट ऑर्डर वाला है जो है ना, ये जो अप्रॉक्सीमेट करके रिड्यूस्ड फंक्शन आपने पढ़ा है, ये जो ब्रेक के बाद हमने एक नई दुनिया स्टार्ट की है। देयरफॉर आवर फर्स्ट ऑर्डर मॉडल हैज़ अ सेटलिंग टाइम ऑफ 2 seconds which is close to the 2.07 seconds of our actual system.
आपका एक्चुअल उतना आ रहा था, आपने क्या रिक्वायरमेंट पूरी नहीं उतरती, आपने को अप्रॉक्सीमेट कोई करने की कोशिश की, यहाँ पर आपने डिफरेंट चीज़ें देखी कि सेकंड ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर में अगर अप्रॉक्सीमेट करना हो तो उसकी कंडीशन ये है कि दूसरा पोल जिसको इग्नोर करना चाह रहे हैं वो कम से कम 5 टाइम्स अवे पड़ा हो, ठीक है, फ्रॉम द अदर पोल, राइट। वो आपने देखा, तब जाके आप उसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। फिर आपने ये भी देखा कि दोनों हैं भी करीब करीब, और ये भी देखा कि रिक्वायरमेंट भी पूरी कर गया, था भी करीब, रिक्वायरमेंट भी पूरी कर गया। तो इसमें मल्टीपल आपने चीज़ें सीखी हैं, रिक्वायरमेंट पूरी होती नज़र आई हैं, रिडक्शन आपने सीखी है, अप्रॉक्सीमेट आपने सीखा है। लेकिन अगेन आप मेरे को किसी पुराने सब्जेक्ट की पुरानी बातें याद करें, जब भी आप अप्रॉक्सीमेशन या इस तरह के काम करते हैं ना, वो एक्चुअल के करीब तर तो होता है लेकिन वो एक्चुअल को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक है। ये अगर किसी को इस पे तफजात है तो वो उसके जेन्युइन हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब आप किसी चीज़ को अप्रॉक्सीमेट करते हैं तो वो एक्चुअल चीज़ तो नहीं रहती। अगर किसी का ये कॉन्सेप्ट हो कि जी वो सारी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी या सम हाउ, तो वो इफ़ेक्ट तो होता है। जब आप किसी चीज़ को अप्रॉक्सीमेट या कुछ करते हैं तो इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि सेकंड ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर के तौर पे ज़ूम करना, ये भी खैर चैप्टर नंबर 4 की ही बातें, वो काफ़ी है भी थोड़ा लेंथी, सो ठीक होगा जी। सो यहाँ से अब जो सेकंड पार्ट था ना, उसमें आपने क्या सीखा, डोमिनेंट पोल को सीख लिया, ठीक है, और डोमिनेंट पोल का देख लिया, लॉजिक्स देख ली, क्यों डोमिनेंट है, क्या मामला आते हैं, और जब उसका एनालिसिस किया थोड़ा आपने वहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन भी सीख ली, थोड़ी वैल्यू के ऊपर भी बेहतरी आ गई। तो ये सारी चीज़ें आपकी, ठीक है। कोई डिज़ाइन तो आप कर नहीं रहे थे कि कोई आपको कहे कि आपने गलत डिज़ाइन कर दिया, आपको जो चीज़ें थी वो आपने एनालाइज ही करनी थी, मॉडलिंग करनी थी, एनालाइज की। सो आई होप सो कि ये आपको सारी समझ आ गई होगी, ठीक है इंशाल्लाह। ये मैं अपनी तारीफ़ करने के लिए कह रहा है, लेकिन ये $1 मिलियन लैब आपको अल्हम्दुलिल्लाह करवा दी है, ठीक है ना। बड़ा एक वैरायटी थी इसमें कॉन्सेप्ट्स वगैरह की, तो मैंने इंशाल्लाह आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि ये आपको सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँ कि कहाँ कहाँ से ये आ रही हैं, ठीक है जी। कोई कन्फ्यूजन वगैरह तो नहीं है इसमें? नो सर, क्लियर। और इसका मज़ा तभी आएगा जब आप इसी तरह थोड़ा थोड़ा पढ़ते आए, मेरे साथ चलते हैं, मुझे भी खुशी हो कि यार ये कुछ करते वरते हैं ये। अब बाकी अगर आप कहीं अगर पाकिस्तानी मोहब्बत शो करेंगे तो ये लैब करवाने का बेहतरीन तरीका क्या है, ये कि 5 मिनट में ख़त्म हो सकती थी, क्या ख्याल है? समझ है ना आपको कैसे ख़त्म होनी थी ये? जी सर, बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये जी है, ये जी आप थ्योरी में पढ़ेंगे तो ये मोटर का ट्रांसफ़र फंक्शन है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये थ्योरी में मौजूद है। आ जाएँ जी ज़रा इस पे अल्टी व्यू के आपने कमांड लगानी है, और ये आपको करैक्टरिस्टिक के ऊपर राइट क्लिक करना, और ये है जी ख़त्म बस, ठीक है। तो क्या होती है वैसे, तो इस आपकी जो 2 लैब्स हैं ना, जो पुरानी लैब्स हैं, वो तो साफ ज़रा आप आते रहे, मेरे पास आप लोगों की अटेंडेंस वगैरह उस तरह से लगी हुई है, और आप लोग काम भी करते रहे, उसको भी मैं ऑन एंड ऑफ देखता रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट लैब में ना मैं वो उन दोनों लैब्स का वाइवा सेशन भी जो है वो रखता हूँ, और ये तीसरी लैब को भी आपने जो है वो बीच में लाजमी पढ़ना है, क्योंकि अगली लैब इंटरलिंक्ड होगी, ठीक है। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब कोई पुराना नहीं पढ़ के आया होता और वो बिल्कुल नेक्स्ट से दोबारा सारा बताना पड़ जाए। अगर आप स्किप करें तो अच्छी समझ नहीं आती, और अगर आप बता दें तो अगला काम कवर नहीं होता, ठीक है। तो थोड़ा सा मेच्योरिटी शो करें आप, बल्कि तीनों लैब्स को रिवाइज़ करें। नेक्स्ट में मैं तीनों के बारे में आपसे पूछूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरह से हो रही हैं, ठीक है। और हम ये देख लेंगे कि ये मतलब 2 वीक्स के बाद क्या सिचुएशन हमारे पास, किस तरह की चीज़ें। तो आप ऑनलाइन जो सिग्नल में भी माइट भी मैट लैब वगैरह किया होगा, क्योंकि आप उस पर काफ़ी काम करते रहे। सिग्नल वाला जो कोर्स था वो ऑनलाइन पढ़ा आप लोगों ने? जी सर। तो वो आप मैट लैब के ऊपर कुछ आपको क्वेश्चन वैश्चन भी उस पर आते थे कि आप ये कोडिंग वगैरह करें, और इस तरह के कुछ मामला थे ऐसे, क्या ख्याल है? यस सर, मैटलैब। थ्योरी के अंदर भी सर ने काम करवाए थे? नहीं सर, थ्योरी में नहीं करो। कोई फाइंडिंग्स वगैरह ये सोच? नो सर। पक्की बात है? जी सर। अच्छा, तो लैब कैसे करते रहे सिग्नल की फिर? सर वो मैटलैब पे करते।
आप इस पे ना मैंने आपको एक मेल भी की थी, कुछ ऑक्टेव ऑनलाइन पे कुछ तो खैर फीचर्स हैं, कुछ नहीं भी हैं मैटलैब के, लेकिन उसमें कुछ फीचर्स हैं भी, कुछ लाइब्रेरीज मिसिंग भी हैं, जैसे LTABU की कमांड है तो ये खैर उसमें नहीं है। तो आप मैटलैब को भी इन अ पैरेलल जो है वो सॉफ्टवेयर वगैरह आप ऑनलाइन भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ सम टाइम ऑनलाइन एडिटर भी मिल जाता है, ठीक है, जिसके अंदर ही आप कोड लिखा हुआ तो उसके कोड को रिमूव कर दें आप अपना लिख के और उसको उधर ही रन कर लें, जिस विंडो में शो हो रहा है उसी में वो काम किया जा सकता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को इस वे में ज़रा एक्सप्लोर करने की कोशिश करें ताकि हमारी कुछ जो चीज़ें हैं वो इकट्ठी ना हो, हमारे ऊपर जो है वो बर्डन आए, ताकि थोड़ा थोड़ा हम साथ साथ जो है वो काम करते रहें, ठीक है। तो नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना, पॉजिटिविटी की तरफ आप लोगों ने रहना, ठीक है, क्योंकि आपके सामने है जो अगर ऑनलाइन भी ये लैब थी तो हमने पूरे एक अपने वक्त पे शुरू किया और उसमें कोई चीज़ भी हमने उस तरह से स्किप नहीं की। नो डाउट के 5-6 लोग मैं देख रहा था कि वो ऑनलाइन की वजह से थोड़ा लेट ज्वाइन कर रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन ये चल ही रही होगी, कभी भी दरमियान में अंदर आ गया तो चले जी अंदर आ गए। सो ये कॉन्सेप्ट आप ना अपनाएं, आप प्रॉपर इसको लैब के तौर पे इसको कंसिडर करें, जैसे आप 8, 10 या 8.25 या जो कुछ भी है, ठीक है। फिर अगली चीज़ें जो हैं वो ख़राबी की तरफ जाती हैं। ठीक है, रवि आगे सर, सेशन में इंशाल्लाह एंड करता हूँ। जी जी जी। सर ये मैनुअल अगर आप मेल करते हैं क्योंकि वो हार्ड फॉर्म मैनुअल में आपके LMS के ऊपर जो है वो मैंने अपलोड किया हुआ है, LMS में आप ऑटो ज्वाइन है सारे, ठीक है, मतलब ने नया जो LMS की आपको LMS पोर्ट से मेल आती है, वो LMS किसी ने न्यू जो था वो आपको ठीक है सर, ओके। तो वो उसके ऊपर मैं देख भी लेता हूँ। आप लोगों का कौन सा सेक्शन है? सर ये B2 B2 है, B2 हाँ ना, ठीक है। सो B2 सेक्शन, B2 वाले भी देखिए, अभी ये LMS आपको आ रहा होगा नजर आ रहा? यस सर आ रहा है। ठीक है। सो ये B2 सेक्शन के ऊपर कोर्स आउटलाइन भी इस पे पड़ी हुई है और ये इस पे, ठीक है, लैब मैनुअल भी जो आपका वो भी पड़ा हुआ है। और माइट भी चैनल की मैंने आपको मेल भी की थी, उसके ऊपर मैं रिकॉर्डिंग भी लगा दूँ, क्योंकि लोग मेरे से पढ़ते रहे, उनको थोड़ा उसका आइडिया भी होगा, इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी वहाँ पे लगा दूँ, ठीक है। चलें जी, आप ठीक हो गया सर? सर मैं एक चीज हाँ पूछनी जी। थी सर, मैटलब सॉफ्टवेयर का सर लिंक वगैरह मिल जाएगा ऑन इस पे LMS पे में? मैटलैब की आप वेबसाइट पे चले जाए, मेन जो है उस पर आप पड़ा हुआ, आप 30 डेज़ का जो ट्रायल वर्जन है उसको अकाउंट बनाना पड़ेगा, बना के आप 30 डेज़ का ट्रायल वर्जन वहाँ से ले सकते ठीक है सर, हैं। मैटलैब की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, ओके। उसके ऊपर आप आ जाएं, और माइट भी आपको मैथ वर्क्स के नाम से मिली हो, लेकिन खैर जब आप करेंगे तो आपको पहला जो उसका पॉइंट है, जैसे मैथ वालों का है ना सिस्टम बेसिकली सारा इसका, ठीक है, तो वहाँ वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन दे के एज अ स्टूडेंट तो 30 डेज़ तक का वो फ्री वर्जन जो है वो भी डाउनलोड हो सकता है। और बाज़ दफ़ा ऑनलाइन जो एडिटर पड़े होते हैं, जब आप सर किसी ने C में प्रोग्राम किया होता है या कुछ, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो प्रोग्राम चल भी रहा होता है, उसका कोड भी नज़र आ रहा था, आउटपुट भी नज़र आ रही थी। तो अगर वो जो कोड नज़र आ रहा है उसको अगर आप रिमूव करके अपना कोड वहाँ पे पेस्ट करके उसको रन करें तो आपको नज़र आ सकता है कोड, ठीक है। कभी प्रोग्रामिंग अगर ऐसा कभी किया हो जो ऑनलाइन पढ़े, तो खैर ये काफ़ी सारे डिफरेंट वेज़ हैं उसको एक्सेस करने के, ठीक है। चलिए जी, बाकी ये कुछ लोग जो थे उनकी मैंने अटेंडेंस बीच में मेंशन की है, मैं देख रहा था जो है ना वो
ठीक हो सर गए सारे मैं मामला? 10 मिनट लेट था, मेरी अटेंडेंस देख लो। नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि सारे ठीक हो जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि फलां कौन कितने मिनट लेट था, वो तो मैं रिपोर्ट्स में जाऊँगा तो इस तक भी आ रहा होगा। जी सर। ये लगाई हुई ना सबकी, अनीसा नहीं थी, बाकी सारे थे। सीरियसली मैं शोर शराबा नहीं करता होता, मैं फिर दिल की बात सुनता हूँ कि एंड पे जो है वो काम अटेंडेंस में फिर उसके मुताबिक ही देखना होता है, क्योंकि हर टाइम पे ये दुकान नहीं खोली जाती। बच्चे आ रहे हैं उनको तो अटेंडेंस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। उसकी अटेंडेंस की पॉलिसी का आप लोगों को बिल्कुल क्लियर वे में पता है। रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है। बाकी आपके साथ मोहब्बत है, उसमें दिल की आवाज़ है, रूल्स एंड रेगुलेशन पे रूल्स की आवाज़ है, ठीक है। थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग और अल्लाह हाफ़िज़। सर